जी, मदीहा डॉक्टर मदीहा हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर मदीहा, वेलकम है आपका। जी, थैंक यू। कैन यू हियर मी? या एक मिनट, मैं अभी थोड़ा-सा अपना कैमरा ठीक कर लूँ। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर लाइव स्ट्रीम। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम। अगर एक्चुअली हमारा ये पहली बार है कि हम आपको या किसी भी हमारे गेस्ट को बुला रहे हैं। तो अगर आप कहें तो मैं एक आपका और इंट्रोडक्शन वीडियो जब तक आप थोड़ा-सा सेटअप कर लें, तो जी, प्ले कर बिल्कुल। जी। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। दोस्तों, मैं हूँ मदीहा सैयद। वेलकम टू मदीहा टॉक्स। पेशे के लिहाज से मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन फितरतन मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं। वो माशरती नाइंसाफ़ियों, ज़ुल्म-सितम, ऊंच-नीच पे ना सिर्फ गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि इससे शदीद मुतासिर होते हैं। दोस्तों, मैं समझती थी कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की वजह से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस या शऊर आ चुका है और इसकी वजह से अब हमारा माशरा बेहतरी की जानिब होगा। लेकिन बरसग़ीर पाक व हिंद से आए रोज़ नित नई बुरी ख़बरों की वजह से, या अगर आप सोशल मीडिया पे किसी कमेंट सेक्शन में चले जाएं, तो लोगों के मनफी रवैये देखकर शदीद मायूसी होती है। दोस्तों, मेरे ज़हन में ये आइडिया बहुत अरसे से गर्दिश कर रहा था कि मैं एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ, जहाँ पे मैं इन अवामिल पर बात करूँ। लोग जो करते हैं, वो क्यों करते हैं? व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू? ऐसी बहुत सारी बातों पे हम गौर व फ़िक्र करें। क्या इसके पीछे मज़हबी इंतहा पसंदी है? क्या इसके पीछे ज़हनी पसमानगी है? क्या इसके पीछे घुटी हुई सोच है? या फिर फ़रसुदा रस्म व रिवाज हैं? ऐसी हम बहुत सारी बातों पर गौर करें। पेट्रियार्की, पेदरशाही निज़ाम या सिनफ़ी इम्तियाज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम टैबू टॉपिक्स, ममनुआ मौज़ूआत पर बात करें और उनको नॉर्मलाइज़ करें। मैं समझती हूँ कि घुटी हुई सोच, ज़हनी पसमानगी और फ़रसुदा रस्म व रिवाज की वजह से हमारा माशरा जमूद यानी कि स्टैग्नेशन का शिकार है। हमें चाहिए कि अपनी सोच को वसी करें और अपने ज़हन को कुशादा करें। वी शुड ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव्स एंड वी शुड एलिवेट आवर पर्सपेक्टिव्स। मैं समझती हूँ कि जैसे-जैसे हम इन मौज़ूआत पर बात करते जाएँगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता लोग हमारी बात को सुनना शुरू करेंगे। जब लोग बात को सुनेंगे, तो उसको समझेंगे और जब लोग बात को समझ जाएँगे, तो अपने रवैयों में तब्दीली लाएँगे। जब रवैयों में तब्दीली आएगी, तो आहिस्ता-आहिस्ता माशरा बेहतरी की जानिब गामज़न होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें, तो मुझे फ़ेसबुक पे मदीहा टॉक्स पे फ़ॉलो करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। यूट्यूब पे मदीहा टॉक्स, और अगर आप अपनी राय से पर्सनली मुझे आगाह करना चाहें, तो मुझे madihatalks@gmail पे अपनी ईमेल भी भेज सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को सुनते रहें और शेयर करते रहें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। बाय। थैंक यू। डॉक्टर मदीहा विद कैमरा हमारे साथ आई हैं। थैंक यू डॉक्टर मदीहा, वेलकम है। जी, वेलकम है जी आपका। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैं चाह रही थी कि आपको मैं ले लूँ। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी, बिल्कुल डॉक्टर मदीहा बिल्कुल ठीक आ रही है। जी। डॉक्टर मदीहा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा अपने चैनल के बारे में बता दूँ कि हम सभी यहाँ पर महिलाएँ हैं और मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं। आप बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में डिस्कशन करती हैं, जो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा। जैसे कि अभी जो आपका लेटेस्ट आया था, वो तो दैट वाज़ शॉकिंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। हमारी जो ऑडियंस है, अगर मैं कहूँ कि अभी तो जो भी मेरी ऑडियंस नहीं है, इंडिया की क्योंकि बात करेंगे, मोस्टली यहाँ पर हम इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भी मेरे दोस्त हैं। कुछ इंडियंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में बसे हुए हैं, मैं भी जैसे हूँ। तो मिक्सचर है सभी औरतों का। अभी तो इंडिया में अगर हम कहें कि बहुत सारी सोसाइटी में
पेरेंट्स को मतलब कि बच्चे अलग नहीं रह सकते, कि शादी के बाद भी माँ-बाप साथ में रहने चाहिए। मतलब यहाँ से अगर हम शुरू करें, या अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी तो जो भी मेरी ऑडियंस है, जैसे मैंने एक बार शेयर कर दिया था कि पेरेंट्स अलग रह सकते हैं, अगर किसी बच्चे के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अलग हो जाए और लड़का अपनी मदर की देखभाल अलग से कर सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई भी एग्री नहीं किया था। मेरे ही पैनल पर मैं सिर्फ अकेली थी। आप कैसे सोचती हैं? अ, आप सारी बातें तो करती हैं। मैंने जो आपको देखा है बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग, अ, जो अगर कहें इमोशनल, इंटेलेक्चुअल वर्ड मैंने पहली बार आपकी लाइव पे सुना। पर ये आम ज़िंदगी में कैसे लागू होगा डॉक्टर मदीहा? आप अच्छा सोचिए। जी, जी, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी जो चैनल है उसमें सब महिलाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। और मैं चाहती हूँ कि बल्कि मेरे चैनल पे भी खवातीन आए, महिलाएं आए, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स तो मैं उन्हीं के ही डिस्कस करती हूँ। मैं कोशिश करी उन्हीं की लाइफ बेटर हो ताकि उनको सोचने का मौका मिले। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इन बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरती हैं और उनको ये नहीं पता होता उनके साथ जुल्म या ज्यादती हो रही है। तो ये जो टॉपिक है ना, प्रॉब्लम है कि बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का है, आई एम श्योर कि बांग्लादेश का भी होगा। और ये सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मसला ये है कि पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को, जो सोच है हमारी सोसाइटी की कि पेरेंट्स बच्चों को रेज या बड़ा इसी तरह करते हैं कि वो उनके लिए फ्यूचर में उनका सहारा बने। जैसे जैसे कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो पेरेंट्स उनको सहारा करें, बच्चे उनको सहारा देंगे, उनको अपने ख्याल रखेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यहाँ वेस्ट में लोग, मैं देखती हूँ कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया पाकिस्तान में इतनी नहीं है। आमतौर पे 60 साल के, 70, मैक्सिमम जी, 85 ईयर्स के होंगे जब उनकी डेथ हो जाती है। एंड बाय द टाइम एवरीबडी रीचेस इन इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंक्लूडिंग ऑल दीज कंट्रीज, जहाँ पे हेल्थ की इतनी नहीं है, सहूलियात नहीं है, हेल्थ की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे लोगों की मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। और बाय द टाइम दे रीच देयर 50s दे ऑलरेडी हैव सो मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। उनके पास, उनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको और जोड़ों के बीमारियां हैं। और इसका सारा जो है ना, ले दे के इस पे आता है कि जो सोसाइटी है वो किस तरह वर्क ऑपरेट करती है। तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इसलिए रेज करते हैं कि वो उनको बड़ा बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। सारी उम्र लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने मोटापे का ख्याल नहीं रखते, मोटे हो जाते हैं, खाने पीने का, डाइट का ख्याल नहीं रखते। फिर जब जब वो 50s को हिट करते हैं तो वो ऑलरेडी उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो खुद से ना कोई जॉब कर सकते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद वो पेरेंट्स बिल्कुल एक डिपेंडेंट की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और वो बेड पे पड़े रहते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। और फिर बच्चों को ऑटोमेटिकली, बच्चों को होता है कि उनको रेज बड़ा इसलिए किया गया, तो उनकी जिम्मेदारी है माँ बाप को। और माँ बाप हर वक्त उन्हें कहते रहते हैं, हमने आप पर इतने एहसान किए, हमने आपको पाला, हमने आपको पोसा, आप हमारे साथ, हमने आपके साथ ये किया, अब आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो एक कंपैरिजन सा चलता रहता है और बच्चों को एक गुनाह का एहसास होता है, उनको गिल्टी फील किया जाता है। वेस्ट में इसके ऑपोजिट है। वेस्ट में हर जी, इंसान इंडिपेंडेंट है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है, जिम जाता है, डाइट का ख्याल रखता है, एक्टिव रहता है, मोटे होने का, क्योंकि जब आप मोटे होंगे तो आपके जॉइंट्स अफेक्ट होंगे, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। मोटे होंगे तो आपको डायबिटीज होगी, आपका वेट बढ़ेगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। हम देखते हैं कि खवातीन जो हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अगर शलवार कमीज है तो वो उसमें एक तो वेट का पता भी नहीं चलता, पैंट शर्ट में आपको पता चलता है आपका जी, साइज, जो जी, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर बाय द, सो पीपल हेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी ज्यादा है क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग भी हैं ना, जिनको आप समझें कि यहाँ की मिडिल एज 55 to 65 है, इमेजिन दैट। तो जब बाय द जी, टाइम पीपल आर इवन 70 years old, दे आर स्टिल कंसिडर्ड यंग। 85, ओके ओल्ड 85 कह ले, लेकिन उनको भी इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं होते। एंड दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, एंड देन दे लाइक टू लिव इंडिपेंडेंटली।
अपना वो अकेला ही रहना पसंद करते हैं, बच्चों के डिपेंडेंट नहीं होते। उसके बाद जब वो जब आप रिटायर होते हैं ना किसी भी कंट्री में, तो आप एकदम आप डिप्रेस फील करते हैं, यू फील लाइक यू नॉट एज प्रोडक्टिव, you're not needed by the society, you feel irrelevant। तो इससे भी डिप्रेशन हो जाती है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ जी। के लोग अपने आप को बिजी रखने के लिए वॉलंटियर करते हैं, हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर लिया, चर्च में वॉलंटियर कर लिया, किसी स्कूल में वॉलंटियर कर लिया, ताकि दे फील दैट दे आर नीडेड, देन दे आर अराउंड पीपल, लोगों के दरमियान रहते हैं या काम करते हैं। यहाँ के लोगों को काम करना पसंद है। आप इमेजिन करेंगे 90 ईयर्स ओल्ड भी ड्राइव कर रहा होता है। उसके बाद ज़ाहिर है कि एज की वजह से आप वीक हो जाते हैं, तो अगर कोई गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो फिर उनको लेकर जाते हैं वो असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में, जिसमें आपके पास आप अपने इंडिपेंडेंटली घर में रहते हैं, लेकिन एक नर्स वहाँ पे मौजूद होती है या कोई असिस्टेंट होता है जो आपको आपका ख्याल रख सकता है। जब उससे भी ज़्यादा ये लोग प्रॉब्लम होती है इनको, उससे भी ज़्यादा, तो ये जाते हैं नर्सिंग होम्स में। नर्सिंग होम्स में 24/7 केयर होती है और वहाँ पे आपका बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। तो ये इसका प्रॉब्लम जो है ना, मैं आपको ये कंपैरिजन दोनों सोसाइटीज़ का इसलिए देना चाह रही थी ताकि आपको आइडिया हो कि ये इंसान की सोच है, सोच का ये फ़र्क है कि अगर आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं और आप खुद इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं। यहाँ के लोग बुजुर्ग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, अनलेस के वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो नर्सिंग होम में जा रहे हो। नर्सिंग होम इज़ द पॉइंट जहाँ पे बच्चे आते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं। उसमें भी पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हम फिर भी अकेले ही रहना चाहेंगे, तो वी डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू। हम नर्सिंग होम चले जाते हैं, वहाँ पे हमारी केयर भी अच्छी होगी, वहाँ हमारे जैसे ही और हमारी एज के लोग होंगे, तो हमारा दिल लगा रहेगा, क्योंकि जी। बच्चों के घर भी जाना ही बस पसंद नहीं करते। तो ये सोच का फ़र्क है। आपकी एक पूरा लाइफ़स्टाइल है जो आपकी ये सोच बनाता है, आपको इस पॉइंट पे लाता है। सो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर, इट्स योर होल लाइफ, हाउ यू लिव्ड योर लाइफ। अब हमारे यहाँ पे है कि सासों को ये ख्वाब होता है कि बहू आएगी, उनका ख्याल रखेगी, घर के काम करेगी, और जैसे वो बेचारियाँ अपनी जब बहू बनी थी अपनी सासों की खिदमत जी। करेगी, तो एक साइकिल चलता है। तो अब ये साइकिल वो रिपीट करती हैं, वो चाहती हैं बहू भी उसी तरह करे, हमने किया है तो हमारी बहू भी करे। अब बेटे पे, अब बेटा जो है एक तरह से मर्द जो है वो पिस जाता है दो खवातीन के चक्कर में। जी। सास अपनी स्टोरी सुनाती है, बहू अपनी स्टोरी सुनाती है, एंड ही कैन नॉट पिक एंड चूज बिटवीन एनी ऑफ देम, ही लाइक्स बोथ ऑफ, ही लव्स बोथ ऑफ देम। तो ये उसके लिए एक मुश्किल होता है। और इससे देखें घरों में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। जब भी मियाँ बीवी के दरमियान एक तीसरा शख्स आएगा, चाहे वो उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो या बहन भाई क्यों ना हो, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी। तो ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की सोच का। अब मैं बात करूँगी कि ये सोच कैसे बदलेगी। अनफॉर्चुनेटली जो जी। बेबी बूमर्स हैं, जो कि समझें कि 1945 या 46 से लेके 1960 तक हैं, उनकी अब जनरेशन है जो अब सासें बनी हुई हैं और उनकी बहुएँ हैं। उसके जी। बाद जनरेशन एक्स आती है, जो कि मेरा ख्याल है 1961। मैं मुझे ये डेट्स में कंफ्यूजन है, लेकिन उसके बाद जनरेशन एक्स आती है। जो मतलब मैं अपने आप को जो जिस जनरेशन में कंसिडर करती हूँ, हमारी जनरेशन इज विलिंग टू चेंज द वे दे थिंक। ठीक है, अब मैं अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर रही हूँ, मैं अपने आप बच्चों को इस तरह से रेज कर रही हूँ कि मैं उन पे प्रॉब्लम नहीं बनूंगी। उनको उनको आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माई चिल्ड्रन, क्योंकि मैंने जी। अपने बच्चों को पैदा किया अपनी खुशी के लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड चिल्ड्रन, नॉट दैट आई ओ देम एनीथिंग या दे ओ मी एनीथिंग। ठीक है, मैंने उनको रेज किया क्योंकि आई लव देम। अब आई डू नॉट एक्सपेक्ट, और ये अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव होता है जिसमें आप देते हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक, और पेरेंट्स का लव अनकंडीशनल होना चाहिए। अब अगर मैं 60s या 70s भी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं वेस्ट में हूँ, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मतलब आई लिव इंडिपेंडेंटली। अगर मेरा रिटायर होने का भी प्लान है, तो आई विल स्टिल फाइंड समथिंग टू डू विद माई लाइफ, दैट आई डोंट बिकम बर्डन ऑन एनीबडी। तो ये ना सोच का प्रॉब्लम है कि जी। आपने अपनी सोच को चेंज करना है अपनी इंडिपेंडेंटली। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमसे प्रीवियस जनरेशन्स हैं, अनलेस दे चेंज द वे दे थिंक, क्योंकि सोच तो आप अपनी किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, आप ये प्रॉब्लम आप अपनी अगली जनरेशन के लिए मसला बने रहेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा। और
दूसरा ये भी है कि इस चीज को संस्कृति से जोड़ दिया जाता है, कल्चर से, कि आप तो भारत का, या अगर आप अगर पाकिस्तान का भी एग्जांपल देना चाहें कि भारत का कल्चर आप खराब कर रहे हैं ये सोच बताकर या ये कर, उस चीज के साथ भी जोड़ दिया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा कोई हल नजर नहीं आता कि अच्छा, जो कैसे कल्चर एजुकेट। है ना, जो कल्चर जी है, ये भी आपने बहुत उसको रोमांटिसाइज किया हुआ है कि कल्चर, हमारा कल्चर ये है। कल्चर बहुत टॉक्सिक है इंडिया और पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली। ये मतलब कल्चर में अच्छी चीजें भी हैं, हमारा फैशन है, इंडिया पाकिस्तान की फूड है, हमारा रहन सहन है, ठीक है, दैट इज अ गुड कल्चर। बट कल्चर की बुराइयां भी हैं, टॉक्सिसिटी भी है कल्चर में। तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इट्स वेरी टॉक्सिक। इट पुट्स बर्डन ऑन वन पर्सन, और वो अनफॉर्चुनेटली बहू होती है। बहू पे सारा बोझ होता है। ठीक है, कुछ फैमिलीज में सासें भी इक्वली काम करती हैं, लेकिन खिच खिच रहती है। बहुत ही कम केसेस होंगे जिसमें मे बी 10% के बहुत जबरदस्त फैमिली सिस्टम चल रहा है। लेकिन पावर बैलेंस नहीं होता। अगर 3 बेटे हैं, तीनों एक जी जैसा नहीं कमाएंगे, तीनों से एक्सपेक्ट किया जाएगा वो एक जितना शेयर करें फैमिली में, ठीक है ना? तो इट्स गोइंग टू बी, फिर उनके बच्चे एक जितने ज़ाहिर नहीं होंगे। तो आप किस तरह से बैलेंस आउट करते हैं कि किसने कितना खर्चा देना है? तो इट्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन द फैमिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि इतनी महंगाई है कि लोग इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंटली अकेले अकेले हर बंदा अफोर्ड नहीं करता कि वो अकेला घर लेके रहे। तो ये एक खिचड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो खिचड़ी बनी हुई है हमारी सोसाइटी की। जी सो अब देखें, अब मैं इसमें एक एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप बच्चे कम पैदा करें। ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 बच्चे पैदा करें या 8-8 बच्चे पैदा करें। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। लाइक आई हैव 2 चिल्ड्रन। आई कैन अफोर्ड मोर चिल्ड्रन लाइक फाइनेंशियली, बट जी फिजिकली मैं 2 बच्चों से ज़्यादा की टेक केयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई वांट टू बी प्रेजेंट देयर। लेकिन मैं जॉब करती हूँ, मेरे और भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं क्वालिटी उनकी तरबियत करके, उनको एजुकेट करके, उनको अच्छा इंसान बना के सोसाइटी में भेज सकती हूँ, ठीक है ना? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सोसाइटी में अच्छे इंसान भेजें। तो अगर आपने 4-5 बच्चे पैदा कर लिए हैं और आपके घर का माहौल ये है कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बच्चे इसी माहौल में पैदा हो रहे हैं, सो इट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इट्स नॉट गुड। तो आप इसको जितना मर्जी कहें कि ये बड़ी फैमिली सिस्टम है, लेकिन आप एक फैमिली सिस्टम के चक्कर में देखें कि किस तरह की आप नस्ल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कितना अनहेल्दी है उस बहू के लिए, उस बेटे के लिए, जो जो जिसके ऊपर ये सारा बर्डन आपने डाला है। उन बच्चों के लिए टॉक्सिक है और पेरेंट्स के लिए भी टॉक्सिक है। ज़ाहिर है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो जी इसमें आपने, अब देखिए मैं बताती हूँ कि अब जो जो हमारी जो नई सोच है ना, वो ये इंडिविजुअल हैप्पीनेस पे है। अब आप बेशक कहें कि इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर है, लेकिन हम सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, मैं अमेरिका में हूँ, और हमारे सुनने वाले इंडिया में हैं। तो हम सब कनेक्टेड हैं, वी आर ऑल लाइक ए ग्लोबल फैमिली। तो अब ये जो है ना, एक कल्चर एक जगह का, वो इट्स नॉट गोइंग टू स्टे देयर। इट्स पीपल आर गोइंग टू अडॉप्ट ऑल कल्चर्स फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये बड़ी ब्लरी लाइन हो रही है कल्चर्स की, कंट्रीज की बाउंड्रीज की, नेशनलिज्म की। एवरीथिंग जी इज गोना बी वेरी ब्लरी। तो आप ये पुरानी सोच है, इसको फेंक दें, अब अगली सोच अपनाएं। तो अब कल्चर को भी इतना आप देखें कि कल्चर के फायदे क्या हैं, कल्चर के नुकसान क्या हैं। यस, कीप योर कल्चर, कीप योर ड्रेसेस, कीप योर ब्यूटी, वट एवर द इट ब्रिंग्स, बट थ्रो अवे द टॉक्सिक थिंग्स। तो ये जरूरी नहीं आप कल्चर का नाम लेके उसके साथ चिपके रहें। तो आपको देखना है कि वेस्ट में अगर लोग इतना जीते हैं, तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। हम्म, सही कह रहे हैं हम। कुछ चीजें जो अच्छी हैं मुझे लगता है कि वो अपना लेनी चाहिए, और हमेशा रेडी टू लर्न, जी हमेशा सीखते रहने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप रोक देंगे कि ओके दिस इज माय लिमिट, इसके आगे हम नहीं चेंज होंगे, हम ये नहीं करेंगे, तब तो कोई उसका फायदा नहीं है आपको जिंदगी का। बिल्कुल। जी श्वेता, कुछ आप, अच्छा मेरी को होस्ट हैं श्वेता माशीवाल,
श्वेता, आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज कहिए। Ji, hi doctor, welcome to the panel. It's really nice and enlightening to be hearing you here today. आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि कई बार संस्कारों को जो है या आई मीन टू से कल्चर को का कवर देकर कुछ ऐसी चीज़ें भी करवाने पर मजबूर कर दिया जाता है जो शायद ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए टॉक्सिक होती हैं। तो वैसे तो सबका अपना अपना इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहें या आईक्यू कहें, लेकिन कई बार आई थिंक एक डायलेमा होता है बहुत सारी लेडीज के अंदर, खासतौर से हमारी एशियन कंट्रीज में, कि उन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो इस तरीके से पेट्रियार्की इनग्रेन्ड है कि आप नहीं डिटरमाइन कर पाते, नहीं आप क्लैरिफाई कर पाते। तो कोई ऐसा लिटमस टेस्ट है जो थोड़ा सा सॉर्ट आउट करे कि, क्योंकि कई बार ये डायलेमा होता है, ऐसा करूं या ना करूं, अपने लिए स्टैंड लूं या ना लूं, शुड आई से नो और नॉट नो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि ना नहीं कहना। जैसे आपने कहा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं जॉइंट फैमिलीज के, लेकिन उसके कई सारे नुकसान भी हैं। द वर्क हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली। इट कांट बी कि आज के दौर की महिला घर का भी काम करे, बाहर का भी देखे। लेकिन इस गिल्ट से कैसे पार आया जाए, और कब इसका कोई तरीका हो अपने आप से सॉर्ट आउट करने का कि कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी चीज नहीं हेल्दी, और अगर गिल्ट आ रहा है आपके अंदर तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट गिल्ट। राइट, तो ये ना सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आप यू कैन नॉट डू वन फिट फॉर ऑल। थैंक यू सो मच श्वेता, आई मीन वेरी नाइस क्वेश्चन, and I'm very glad to be here, listening from women, because मेरे चैनल पे मैंने शुरू तो women के लिए किया, but I don't get too many women coming on my channel, so I'm very glad that I'm here. तो ये केस टू केस बेसिस पे आप इसको डिवाइड करेंगे कि आप किस पॉइंट पे आपको पहुंचा दिया गया है कि अब आप जो हैं इस तरह की बातें आप सोच रही हैं। यूजुअली अगर आप खुश होते हैं तो आप ऐसी बातें नहीं सोचते हैं कि what should I do, where should I say no. You do things happily. Women are this is in our DNA that we are women like to take care of others, we women have very nurturing nature. तो हमें दूसरों का ख्याल रख के खुशी होती है। लेकिन जब there is a point when comes in women's life when they feel like they're not appreciated, लोग उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, वो करती जा रही हैं but people are taking them for granted. आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपको थैंक यू नहीं बोला जा रहा, आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा जो आप काम कर रहे हैं। यूजुअली जो होम मेकर्स होती हैं, जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं, जो ऑफिस जाती हैं गर्ल्स ख़वातीन, वो तो फिर अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाती हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर होता है। लेकिन आमतौर पे जो ख़वातीन घरों में होती हैं उनको इतनी आदत हो जाती है काम करने की कि वो उनको हर शख्स फॉर ग्रांटेड लेता है। बेटा आ गया तो जो माँ बेशक कुछ भी करिए, आप मुझे चाय बना दें। पति आ गया तो उसको जब जिस वक्त आया वो बेशक जितनी मर्जी थकी हुई हो, शी मस्ट गेट अप एंड मेक फूड फॉर हर। फिर सुबह भी उठ के सबसे पहले उसको काम करना है। तो शी फील्स गिल्टी, उसको गिल्टी फील करा जाए तो कि तुम सारा वक्त घर में रहती हो, तुम तो कुछ भी नहीं करती। एंड दैट्स सच अ, क्योंकि डोमेस्टिक लेबर इज द डोमेस्टिक वर्क, जो डोमेस्टिक लेबर है इसको लेबर नहीं कंसिडर किया जाता। और मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म जब आई थी 1960s में, तो इसमें यही टॉपिक को उठाया गया था कि डोमेस्टिक लेबर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये फेमिनिज्म की वेव्स जो हैं हमारे कंट्रीज में अभी इस तरह नहीं पहुंची हैं जिस तरह वेस्ट में शुरू हुई थी। और ये तभी आती हैं जब जो एजुकेटेड ख़वातीन होती हैं वो उठती हैं, वो बाकी ख़वातीन को एनलाइटन करती हैं, उन्हें बताती हैं कि व्हाट आर योर राइट्स, वेयर यू शुड स्टैंड अप, वेयर यू शुड से नो एनफ। तो ये ना अवेयरनेस से आएगा, और यही अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि व्हेन यू फील सैड ऑल द टाइम, व्हेन यू फील लाइक आप डिप्रेस हैं, आप खुश नहीं हैं, अपनी खुशी को देखें कि ये क्या मैं खुशी से ये सब कर रही हूँ, या there are things that I don't want to do but still I have to do because this is expected from me. मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं सुबह उठूँ, मैं ये करूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई मुझे नहीं उस तरह से जब मैं बीमार होती हूँ मुझे उस तरह से टेक केयर नहीं की जाती जिस तरह मैं सबकी करती हूँ। तो दैट इज द पॉइंट व्हेन देयर इज नो इक्वालिटी देयर। एंड वो केस टू केस बेसिस पे है, क्योंकि लॉट ऑफ वुमेन डू थिंग्स आउट ऑफ लव। You make breakfast for your husband because you love him and he loves you back. He does things for you in a different way. He buys you groceries or he pays the bills. So this is love.
लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि लव नहीं है, दिस इज जस्ट नाउ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी without any payback, that is the point where women has to really think should I take stand now. जी जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मदीहा। जैसे आप वेस्ट में रहती हैं, वहाँ औरतों की हालत देखती हैं। इंडिया पाकिस्तान में जो औरतों की, आप क्या सोचती हैं कि वुमेन्स लाइफ कैसे अप्स एंड डाउन्स से निकलती है? और मैं तो ये समझती हूँ कि जो पूरी ह्यूमन लाइफ है, औरतों के इर्द-गिर्द ही रहती है। वही जन्म देती है, पालती है, सब कुछ, फैमिली भी वही बनाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वही निभाती है। और कैसे देखती हैं पूरी ज़िंदगी को, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं वुमेन की ज़िंदगी में, तो जन्म से लेके? बिल्कुल मैं आई एग्री विद यू, लाइक वुमेन कैरीज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन हर शोल्डर कि वो उठा के सब कुछ चल रही होती है एंड शी इज नॉट अप्रिशिएटेड दैट मच। और इसीलिए ये जो फेमिनिज्म की वेव्स हैं पाकिस्तान में, मार्च में मीटू मूवमेंट जब शुरू हुई थी उसके बाद से औरत मार्च शुरू किया था। आई डोंट नो अबाउट इंडिया कि इंडिया में भी वुमेन मार्च होते हैं मार्च में कि कैन यू लेट मी, डू यू नो? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। नहीं, अच्छा, स्टार्ट हुई है बिंदु जी कुछ सिटीज में, इन हाई एंड सिटीज लाइक टेक सिटीज है लाइक बैंगलोर, बॉम्बे, वहाँ स्टार्ट हो चुका है। और नैनीताल में भी वेरी प्राउड टू से हमने ही होस्ट करवाई थी लास्ट ईयर। जी very ओके। nice, जी awesome. तो women march is one step forward, ठीक है ना? You take baby steps in a society like this. You cannot just stay and stand, like मैं आज खड़ी होके कहूँ कि नहीं सब women छोड़ दें, ये सब कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, तो even women will not follow me, क्योंकि उन्हें लगेगा ये कौन है, वेस्टर्न एजेंडा पे आ गई है। और जो आप बात कर रही थी कि हमारी कल्चर के वो खराब करी, हमारा इतना ब्यूटीफुल कल्चर है, पीपल विल नॉट गेट व्हाट वी आर सेइंग। मर्द कहेंगे आप हमारी औरतों को खराब करी हैं, हमें खराब औरतें कंसिडर किया जाएगा। तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपको ये विमेन मार्चेस के जरिए बताना है कि उनके राइट्स क्या हैं। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, शायद आपको ना पता हो। कुछ साल पहले विमेन मार्च पाकिस्तान में हुआ, मेरे ख्याल 2020 की बात है या 2019 की बात है, मे बी 18, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। उसमें जो प्लेकार्ड्स उठाती है ना मार्च में वुमेन, दे आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स, दे गो एंड देन प्रोटेस्ट एट वन लैंडमार्क। तो एक प्लेकार्ड पे लिखा हुआ था अपना खाना खुद गर्म कर लो, एंड दिस मेड the whole country crazy. Everybody was like ये क्या बात हुई, what is, और इस पर इसमें मीम्स बन गई कि अपना जो है नल का खुद ठीक कर लो, या अपनी गाड़ी खुद, अपना टायर खुद चेंज कर लो। इस पे इतना मजाक इसका बनाया, और इस पे आदमी बिल्कुल ये क्या बात हुई, what are they talking about. What it meant was, it was such a I mean it's and I think कि जितनी resistance किसी movement की आए, उसका मतलब है वो movement उतनी ही strong है, it's hitting the nerves. So it made me very, you know, like I was amused कि इतनी छोटी सी बात को, the society is so patriarchal, so toxic that cannot take it. The woman is only saying कि when you come home, I am not, you know, your slave that I must get up and warm food for you. You can do that for yourself. That's all. Like there are lot of women, जो बहुत सारी खवातीन हैं जो खुद भी काम करती हैं, ऑफिस से घर आती हैं, लेकिन मर्द एक्सपेक्ट करते हैं वही आके खाना बनाएगी, वही आके उन्हें गर्म रोटी देगी, और सारे घर के काम जो है औरत ही करेगी, खवातीन ही करेंगी। तो बेसिकली ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर है। आप जी। खवातीन के बाहर तो काम कर ही रही है, वो तो करना है, वो तो जॉब है, लेकिन घर में भी basically women is doing all the work. Men are basically come home, they sit on the sofa, watch TV, and then they are served with warm food. So this is what this placard meant. But Pakistan mein, you could hear like waves of criticism, anger, both in men and women. Even women were not following what this placard meant. And यही बातें कि हमारी जो कल्चर है इसको तबाह कर रहे हैं, वेस्टर्न एजेंडा है, और ये वेस्टर्नाइज्ड वुमेन है, दे आर ब्रिंगिंग दिस कल्चर हियर, वी डोंट वांट इट, आवर कल्चर इज सो ब्यूटीफुल। एकदम ये डर हो जाता है कि बस हमारा कल्चर को खतरा है। तो ये मैं बता रही हूँ कि सोसाइटी को आपने स्लो चेंज लानी है। आप ये जो
women marches हैं इनको बेंगलुरु और दूसरा जो सिटी आपने क्या लखनऊ मुंबई एंड दिल्ली एंड मुंबई काफी बड़ी में होता है अब। बेसिकली मेट्रोपोल्स मुंबई दिल्ली बेंगलुरु तो इनसे एक्सपैंड करके इनको शहरों से लेके गांव में टाउन्स में लेके जाएं that will expand women because right now even women are not on board with this women marches and so they think women jo ye feminists hain they are out there to take away our cultures I'm a feminist so feminism की definition ही नहीं पता सही तरह से they think कि feminism is anti men it's not anti men feminism has nothing to do with men it's all about women their rights that have been taken away from them the women are reclaiming their rights they're not taking men's right away if the society is 50% men 50% women imagine that 80% of the rights are men's rights and 20% are for women so women are reclaiming their rights they're just telling them pushing them back move away these are my rights these are my boundaries we are both equal human if I do work at home you pitch in as well अपना खाना आप खुद गर्म करें अपने लिए चाय बनाएं मेरे लिए भी कभी कभार बना दें so this is not only women's job to do household work so that is the simple logical point that most men and women जो पाकिस्तान और इंडिया में है they don't get it they think कि ये जो है ना ये हमारी सोसाइटी को डैमेज कर देगी चीज but it's need of the hour times are changing very fast faster than we think so we must evolve जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर मदीहा जो वुमेन्स हेल्थ के बारे में जो जैसे कि हमारे कंट्रीज में वुमेन्स हेल्थ के लिए जो शुरू से ही स्ट्रगल करती आती है एक औरत जैसे कि शुरू से जैसे ही पीरियड स्टार्टेड होते हैं तब भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है उसके पास फिर जैसे ही उसकी शादी होती है तब भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है उसके बाद बेबी होता है तब तो कुछ भी नहीं है उसको कोई गाइडेंस नहीं है हाँ हालांकि इंडिया में बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं सब नॉलेज है पर फिर भी उनको मैं नहीं सोचती कि उनको प्रॉपर नॉलेज है आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है मुझे तो ये लगता है कि सबको आधा अधूरा ज्ञान है जो उनको लगता है कि जो मैं जानती हूँ बस वही ज्ञान है जबकि जो असली जो रियल थिंग होती है वो उससे तो बहुत परे होती है ऐसे ही आगे आगे अगर आगे भी देखें मेनोपॉज आता है या सारी जिंदगी में जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ इश्यूज आते हैं उनका भी इतना ओपनली बात नहीं होती है तो आप क्या सोचती हैं जैसे कि पीरियड से लेके मेनोपॉज तक फिर एंड तक कैसी जर्नी देखती हैं एक औरत की बिल्कुल women are not prepared अब क्योंकि मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वेस्ट का है तो मैं यही कहूँगी कि जो करिकुलम्स हैं जो स्कूलों में सिलेबस हैं इसमें सेक्स एजुकेशन दी जाए बच्चों को अर्लियर ऑन लाइक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप गर्ल्स को एटलीस्ट गर्ल्स को एजुकेट कर दिया जाए एक सेपरेट क्लास बना दी जाए या फिर आई थिंक मदर्स भी इतनी एजुकेटेड नहीं है आप मेरे ख्याल है छोटे टाउन्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो अब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन अब रिलाय ज़्यादातर बच्चे तो इंटरनेट पे करते हैं आपके करिकुलम पे इतना नहीं करते हैं यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट लेकिन छोटे टाउन्स में जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है इंटरनेट नहीं है तो वहाँ पे मेरे ख्याल है कि जो स्कूल्स हैं दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन दैम क्योंकि एजुकेशन की जिम्मेदारी उन स्कूलों पे है तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं मेरे ख्याल है कि उनको रीच आउट करना चाहिए कि वो कुछ ऐसा एजुकेशन का बंदोबस्त करें लड़कियों की बच्चियों की कि उनको एक सेपरेट क्लास दे दें इफ़ इट इज़ स्टिल अ स्टिग्मा menstruation is still a stigma in smaller towns कि boys and girls can't sit together and talk about it मेरे तो ख्याल में कि menstruation का boys को भी एजुकेट करना चाहिए मुझे लगता है कि ये इस चीज़ में हम boys और girls को क्यों separate कर देते हैं men should know what women go through every month so they can empathize with them they know exactly what kind of hormonal changes women goes through
तो हम इन दोनों को जब आइसोलेट कर देते हैं तो एक तरह से हम दीवार खुद खड़ी करते हैं. And then we say men are from Mars and women are from Venus. Yes, they are, but we can educate them together so they understand each other's bodies. And then when these women become mothers, men know exactly what she's going through. तो होता ये है कि आप लड़का और लड़की को इतना सेपरेट रखते हैं when it comes to sexuality and reproductive system, and then they put them together at the age of 20, 21 या 18. And men are clueless about women, what women go through. Women expect men to empathize with them. Child उसमें pregnancy में आप सोच लें कि men have no clue कि ख़वातीन कितनी problems में हैं, leg swelling हो रही है, shortness of breath हो रही है, acid reflux हो रहा है, pregnant belly की वजह से आपका stomach ऊपर को push करता है, तो आपको बार-बार आपको बार-बार बाथरूम जाना पड़ा है. Men are clueless, they don't know what they go through. तो even when I was pregnant, my ex-husband said कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, all women do it. And I was like shocked. So this is because they don't understand. So they think all women do it, so like it must be something very easy. But women go through their life and death to give birth to bring a new life. तो ख़वातीन भी ये समझती हैं कि अच्छा इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, and it's patriarchy. Women literally can die during the birth and they do die, you know. तो ये कोई ऐसी इतनी harmless सी चीज़ नहीं है. It's a big thing. And where is this blood coming? Where is this new human coming from? Coming from her bones, coming from her blood. She gives everything to that baby to make a new human. So bringing a life is not such a thing. इसको इतना trivialize किया हुआ है, इसको ऐसी छोटी सी चीज़ बनाया कि कोई बात नहीं, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सारी औरतें कर रही हैं, तो what's the big deal? It is a big deal. We have to make it a big deal now. हमें educate करना है, उनको बताना है कि ये है. You can't just keep making babies. Every baby that you bring into the world, it costs women her health. तो इसलिए ये अवेयरनेस तो हमें दोनों को देनी है, सिर्फ वुमेन को नहीं देनी है, ताकि दोनों को पता चले कि वो what are the consequences, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना हों, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है. जी जी जी, श्वेता कुछ आप कहना चाहें? Ji, I would like to ask a question here. While of course, I think you really brilliantly put this up कि फेमिनिज्म का मतलब एंटी मेन होना नहीं होता है. उस पॉइंट में मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि आजकल होता ये है कि एक लेडी तो वो है जो टियर 2 सिटीज में रहती है, जिसको अपने लिए वो दर्द भी झेलती है, वो मतलब जैसे आपने कहा लेबर पेन में भी वो नहीं बेचारी करा पाती है खुलकर, क्योंकि उसको ये लगता है जब हम लोग जाते हैं ऐसे डिलीवरीज के लिए अक्सर ये सुनने में आता है कि जोर से मत कराओ, बाहर लोग क्या कहेंगे. उसको उस वक्त भी फ्रीडम नहीं दी जाती. तो एक तरफ तो इतना पेनफुल पार्ट है, और दूसरी तरफ फेमिनिज्म को मिसअंडरस्टैंड करके देयर आर अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर मेकिंग इट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म सो डिफरेंट ऑन द नेम ऑफ जो उनकी भी बैटल को कॉम्प्रोमाइज करवा देती हैं कहीं ना कहीं. जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी मेन, तो कई हमारे आसपास इस तरह के लोग होते हैं जो शायद फेमिनिज्म को ठीक से नहीं समझते, या फिर फेमिनिज्म के कवर में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में अच्छा नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली यू आर फ्री टू वेयर व्हाट यू वांट, बट हर तरीके का कपड़ा पहनने का अपना एक जगह होती है. या अगर आपके परिवार में आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो यू शुड नो, जैसे आपने बहुत अच्छे से बात कही कि एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट तक नहीं जाना चाहिए. आपको सेलिब्रेट भले ना किया जाए, आपको अप्रिशिएट तो किया जाए, आपके जो डोमेस्टिक लेबर है उसको एक्नॉलेजमेंट भी मिले, प्यार मिले, लेकिन ये तो दो तरफा भी होना चाहिए ना. जैसे मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी पढ़ रही हूँ कि कल्चर के नाम पर बस बहू को आप जीना मुश्किल कर दें और बेटी को आप पूरी फ्रीडम दें. लेकिन वही कुछ घरों में मैं देखती हूँ कि स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, और उसके बाद बात कुछ ऐसे बढ़ जाती है कि दोनों ही तरफ बिकॉज मदर इन लॉ ने अपने टाइम की पेट्रियार्की सहन की होती है, तो वो अपना झंडा उठाए घूमती है. बहू जो मॉडर्न एज की आती है, तो एक दे आर नेवर ऑन सेम पेज. तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं, जैसा कि मेरी बहुत सी बहनें मैं देखती हूँ सोसाइटी में, कि वो फेमिनिज्म की भी बात कर रही हैं, वो फैमिली हार्मनी की भी बात कर रही हैं, लेकिन किस तरह से वो अपनी मदर इन लॉ को, अपनी सिस्टर इन लॉ को ये बात समझाएं,
और कि just because somebody is misusing the women law, or just because somebody is misusing the whole concept of feminism, doesn't mean you generalize every woman. So इस पर I would like to take some words from you. I agree with you. Toxic feminism या radical feminism is wrong. Radical of anything is wrong. Religion में radicalism wrong. Politics में radicalism is wrong. Social movements में radicalism is wrong. Radical तो आपने किसी चीज में होना ही नहीं है. You can be a feminist and still be a very balanced person. ठीक है ना? तो आप अब अगर मेरे पति घर आते हैं और वो कहते हैं चाय बना दो, तो I would do it out of love. But can't say I'm a feminist. Go make yourself, So there is a boundary. So you do things because you care about other person. ठीक है ना? तो इसमें care आती है. You can't just be a feminist and like an inconsiderate person. ठीक है ना? Consideration तो होनी चाहिए. अब ये है कि बहू के साथ डिफरेंट तरीका और बेटी के साथ डिफरेंट तरीका, ये सारा जो है ये सोच है, ये आपकी डिसऑनेस्ट सोच है कि आपको this is obviously wrong. You should not have two parameters for two different people. You should treat everybody with equality, with equal lens, should see everybody with equal lens. लेकिन ये prejudices हैं और ये पुरानी सोच है. और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो बेबी बूमर्स हैं, जो अब सासें बनी हुई हैं, वो इस पॉइंट पे हैं कि इतनी रिजिड उनकी पर्सनालिटीज बन चुकी हैं, they are not gonna change. Very few will change with the way we are thinking. अब जो आने वाली generations हैं, उसमें हमें educate करना है लड़कियों को कि set up boundaries, don't get married until you're 100% on sure this is the right person for you. अब उससे मूव हो, वो कल्चर में जो है हमारे के अरेंज्ड मैरिजेस, उससे मूव हो. You should know the person at least who you are marrying to, who are you getting into, who is going to become father of your children. ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए कि आप do you really want babies with this man. तो ये सारी बातें आप लड़कियों को पहले ही एजुकेट करें जो स्कूलों में जा रही हैं. उन्हें बताएं कि एजुकेशन कंप्लीट करें. उन्हें बताएं कि पहले अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करें. Every human should be able to make living for themselves. They provide for themselves. अगर कल को आपके पति को कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, या उनको एक्सीडेंट हो जाता है, या उनको जॉब से फायर कर दिया जाता है, you should be able to pitch in and make money. आपकी इतनी होनी चाहिए कैपेसिटी कि आप जाके कुछ जॉब करके अपनी फैमिली को टेक केयर कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें. बच्चे उतने ही करें जितने आप अफोर्ड कर सकें. ये सारी एजुकेशन ज़रूरी है. और शादी को आप डिले कर सकते हैं. यू कैन मैरी अप टू 30. देयर इज नथिंग रॉन्ग. मैं तो कहती हूँ कि एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर लिव फ्यू इयर्स ऑन योर ओन. अपने साथ अकेले से कुछ साल गुजारें ताकि आपको जिंदगी गुजारना आए. क्योंकि पहले तो आप सिर्फ एजुकेशन कर रहे होते हैं ना, आपको ये नहीं पता होता कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ एग्जैक्टली. यू हैव नॉट फिगर्ड आउट योरसेल्फ व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, हु यू आर. पहले ये भी तो पता करना है कि आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से. तो ये इस साइकिल में जाने की जरूरत नहीं है हर बंदे को चक्की में पिसने की कि शादी, एजुकेशन, शादी, बच्चे, फिर तो ये इस साइकिल से भी निकलें बाहर. जस्ट थिंक अबाउट अदर एवेन्यूज. जो प्रॉब्लम्स अभी खवातीन जो हैं, जो फेस कर रही हैं, वो तो मैस लेवल पे इंडिया में सोशल वर्कर्स या एजुकेटर्स, या फिर जिस तरह मैं और आप हैं, इंटरनेट पे हैं, वी आर ऑन यूट्यूब चैनल्स. अगर हमें कोई सास सुन रही हैं तो वो अपनी सोच को बदलें कि उनको अपनी बहू को उसी तरह ट्रीट करना है जो उनकी बेटी है. अगर कोई सास सुन रही हैं तो वो ये मतलब सोचें कि घर में काम काज जो हैं सबने इक्वली करने हैं. अगर कोई शौहर सुन रहे हैं तो उन्हें हो कि आपने अपनी बीवी और सास की लड़ाई में उनसे कहना है कि बोथ ऑफ यू आर एडल्ट्स, आप अपना मसला खुद से तय करें, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा. That's it. And you have right to do. That's your boundary. You're setting up a boundary. आप उन दोनों को कह रहे हैं कि आप दोनों adults हैं, अपना मसला खुद से हल करें, मुझे बीच में मत लाएं, घसीटें. I have nothing to do with you. What happens in my absence, जब मैं ऑफिस में होता हूँ, आप दोनों के दरमियान जो भी होता है आप अपना खुद से इशू सेटल करें. I was not there. I cannot take anybody's side. और साइड भी हो जाए. You have right to do that. Everybody should know their boundaries and their rights
and where they have to stand up for themselves. तो यही एजुकेशन है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दें। जी। जी, सही कहा आपने। और एक उसके बाद जो औरत की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसके बच्चे। बच्चों के बारे में आप क्या सोचती हैं? इस चेंज हो रहे हैं, ये सारा कुछ सोच इतनी, हर घर की सोच, एक घर से दूसरे घर की सोच, दूसरे घर से तीसरे घर से, स्टेट्स टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर। बच्चे कैसे फ़ील करते होंगे, या बच्चों को क्या क्या सिखाएँ, क्या नहीं सिखाएँ? एग्जैक्टली तो अब जो बच्चे हैं ना वो हमारी जनरेशन जो थी, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास सेल फोन्स नहीं थे, तो ये जो जनरेशन है ना इसको समझना होगा ये डिफरेंट है। आप अपने टाइम के रूल्स जो हैं उन पर इम्प्लाई नहीं कर सकते, उनको नहीं समझ आएगी आपकी बात। आप कोशिश करेंगे भी उनसे फ़ोन लेने की, उनसे टेक्नोलॉजी लेने की, वो आपको बुरा समझेंगे क्योंकि आप दे आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस टाइम। अब वो दे रिलाई ऑन दैट, हम भी इस टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि घर से आपको ये सारी ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। अगर मदर is in well informed, parents are well informed, well educated, बच्चे उनके कम हैं, 5-6 नहीं हैं, 1 या 2 हैं, तो उनके पास टाइम और फोकस होगा कि वो उन बच्चों पे रखें और उनको सारे नफरतों से, सारे जो आपको सिखाए जाते हैं, मज़हब के नाम पे नफरत करनी है, नेशनैलिटी के नाम पे नफरत करनी, इस सब से दूर रखें क्योंकि नफरत या जो हेट है, इट इज़ अ लर्न्ड थिंग। आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, ही डज़ नॉट नो टू हेट एनीबॉडी। आप देखेंगे बच्चा कोई अगर कोई व्हाइट पर्सन का बच्चा अफ्रीकन अमेरिकन का बच्चा व्हाइट पर्सन उठाएगा तो बच्चे या an African American picks up a white person's child, so the baby wouldn't know okay I have to hate this person based on color or based on religion or based on country. We teach them. So ये आप सिखा रहे हैं उनको नफरत हाँ, बच्चा सीखता है, बच्चे को खुद बच्चा पैदा नहीं होता नफरत को लेके। तो ये नफरत आप उन्हें ना सिखाएं, आप किसी की बात नेगेटिव तरीके से उस बच्चे के सामने ना करें। आप उस बच्चे को बाउंड्रीज बताएं कि क्या बाउंड्रीज हैं उस बच्चे की, उसने पेरेंट्स के आगे अच्छा ये हमारे कल्चर में भी है कि बच्चों को माँ बाप के आगे नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक टॉक्सिक चीज है। बोलना चाहिए आपको, जो चीज आप यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ए रिस्पेक्टफुल वे। अपने पेरेंट्स से आप तमीज से बात करके उनको बता सकते हैं कि दिस इज हाउ आई थिंक सी दिस थिंग, कि हम दोनों का इस चीज पे इख्तिलाफ है। या आप एक बच्चा मैट्रिक के बाद जाना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेरेंट्स उसको फोर्स करें कि नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, तो ये आप बच्चे पे चॉइस पे छोड़ें, पेरेंट्स को राइट नहीं है। पेरेंट्स कैन सजेस्ट, पेरेंट्स कैन डोंट हैव राइट्स। तो मेरी एक वीडियो थी बाउंड्रीज वाली, आप प्लीज आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, बाउंड्रीज इन अ रिलेशनशिप। उसमें हर शख्स की एक बाउंड्रीज हैं, पेरेंट्स की भी बाउंड्रीज हैं बच्चों, दे डोंट हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू चिल्ड्रंस लाइफ। सबसे पहले ये चीज अपने जहन से निकालें कि you're entitled to everything what their kids, या your kids are your property, your kids are not your property। आपने उनको पैदा जरूर किया है क्योंकि you wanted them, they don't owe you anything back। तो ये जो एक पेरेंट्स का है ना रवैया बच्चों की तरफ के वो जो मर्जी कर लें, बच्चों को फॉलो करना ही करना है, गलत सोच है, पुरानी सोच है, इसको फेंक दें। अब आपको बच्चों का ख्याल रखना है और आप अपने बच्चों को अपने दौर के, अपनी एरा के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते। आपको इस बात को रियलाइज करना है कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेशन, दे आर बोर्न इन द एरा ऑफ सेल फोन्स एंड दे थिंक डिफरेंटली, दे आर डिफरेंट। वी कैन नॉट से हमारे ज़माने में तो ये होता था। आपकी सोच इरेलीवेंट हो जाएगी उनके लिए एंड दे विल स्टॉप पेइंग अटेंशन टू यू। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने तो आपको उनके लेवल पे आके उनके जनरेशन के हिसाब से बात करनी है, बात सुननी है, अपने टाइम के रूल्स उन पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी। जी। और छोटे बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आपके कुछ लाइफ के टॉपिक्स भी रहे हैं, उनसे बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं?
उसके लिए कुछ आप टिप्स दे सकें? अ, किस सेंस में छोटे बच्चों को? जैसे बाल शोषण का आपने लाइव किया था, मोलेस्टेशन या ऐसी जो चीज़ें हैं, जिसमें बच्चों को हम कैसे सिखा दें कि वो सेफ रहें, या उनके साथ कुछ बाहर होता है तो जल्दी से घर आके पहले वो बताएँ, छुपा ना लें, या उनके साथ कुछ ऐसा हो? तो जो छोटे बच्चे ना बिल्कुल 3 to 4 इयर्स, अप टू 4 इयर्स, वो तो जी, बहुत छोटे हैं, वो तो आपको पेरेंट्स को 24/7 सुपरवाइज उन्हें करना है। अगर आप किसी आया के पास भी छोड़ के जा रहे हैं तो आप आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने चाइल्ड मोलेस्टेशन पे बात की और उसमें शॉकिंगली ये बात पता चली कि इवन वुमेन मोलेस्ट. So we should keep that in mind. And it came as a shock to me how many women molest. And then I would, और मैंने अपने बच्चों को कभी बेबी सिटर्स के पास नहीं छोड़ा है, या मैं वेस्ट में तो ये है कि यहाँ कैमरा लगे होते हैं तो आप यू कैन वॉच योर बेबी इवन दो आप अगर किसी डे केयर में छोड़ते हैं तो डे केयर्स में कैमरास लगे होते हैं कि पेरेंट्स कैन लॉग इन टू देयर सेल फोन्स एंड वॉच व्हाट देयर बेबी इज डूइंग. जी, तो अब कैमरास इंडिया में पाकिस्तान में बहुत सस्ते हो गए हैं अगर जी, आपने इस तरह अब से तो कैमरा देखना है. जी, तो यू कैन हैव ए कैमरा इन योर हाउस, छुपा के कैमरास लगा लें ताकि आप अगर बेबी को अपने किसी के आपको जॉब पे जाना है और आप सोच रहे हैं कि बेबी को आपको छोड़ना ही पड़ेगा अपनी सास के साथ या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई आया है बच्चे घर में, तो आप कैमरा हिडन कैमरास लगा लें और आप अपने सेल फोन पे लॉग इन करके देख सकते हैं आपके बेबी कैसा है, सेफ है कि नहीं. ठीक है, 3-4 साल का बच्चा तो 100% डिपेंडेंट है. ही कैन नॉट इवन इफ समबडी इवन डज समथिंग टू देम, वो इस पोजीशन में होंगे बताएं. उसके बाद बच्चे को आप टीच करना शुरू करें कि कौन कौन से एरियाज जो हैं इन अप्रोप्रिएट टचिंग है. गुड टच और बैड टच का बच्चे को बताएं कि लिप्स पे नहीं किस करनी, किसी ने आपके जी, चेस्ट पे किस नहीं करनी. जब ये जो एरियाज हैं जी, जो रॉन्ग एरियाज हैं, जो जो भी आपको बताने के जो छुपाते हैं एरियाज, पीपी वाला या पॉटी वाली जगह है, इस पे कोई टच ना करे या किसी भी को भी किस करने की. वेस्ट में तो आपको पता है कि आप किसी के बच्चे को किस भी नहीं कर सकते. हमारे जी, जो इंडिया पाकिस्तान में तो आप जाते हैं किसी के बच्चे को आप किस कर लेते हैं. वेस्ट में इसको बहुत बुरा समझा जाता है. इवन अगर आप किसी पार्क में और आप किसी बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं तो इवन दिस पीपल माइंड दे गेट वेरी एंग्री about this. कि why are you looking still? you can't say hello, Yeah, baby. Even you can't say this yeah. You if they cannot. don't like it. Yeah, they don't like it. They may get scared or they may report you if you touch somebody. या आप जाते जाते किसी के बेटे को बच्चे को यूं करके oh how हाँ, cute, ऐसे नहीं कर सकते. You have to ask permission from the parent. Even आप किसी के डॉग को भी यहाँ पे ऐसे हाथ नहीं लगा सकते. There are so many boundaries here. तो बाउंड्रीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. बच्चे को आप बार बार ये बताते जाएं कि मॉम एंड पापा एंड मॉम लव्स यू सो मच. सो कभी भी किसी ने कुछ टच किया हो तो यू हैव टू टेल मी. आई लव यू मोर देन एनीथिंग. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे फादर्स भी मोलेस्ट करते हैं, तो आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए. मदर्स भी मोलेस्ट करती हैं. तो इफ यू आर a concerned parent, whoever you are, parent, mother or father, tell your child all the time, reassure them कि he or she is the most important person in their life. You will do anything for them, and if something happens to them, उन्हें कुछ होता है, उन्हें कोई बुरी तरह से टच करता है, तो जी, they are your number one priority. आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं. ये बच्चे को बार बार आपने बताना है ताकि वो उसको ये ट्रस्ट हो कि अगर मुझे किसी ने टच किया बुरा, इवन माई फादर और इवन माई मदर, आई कैन टेल दिस पर्सन बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट टू देम. बहुत सारे राइट, हम लोग जो हैं हमारे साथ बचपन में अगर कुछ हुआ, किसी ने हमें इनअप्रोप्रिएटली टच किया, और हम सबको अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी कॉमन. इंडिया पाकिस्तान में मोलेस्टेशन बहुत कॉमन है. मुझे भी पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है. ऐसे ही जाते जाते कोई आपको हाथ लगा जाता है. एंड वन टाइम मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आई वाज मे बी 8 or 9 years old एंड मैं टेलर की शॉप में, मेरी मॉम नहीं, वी वर इन अ बुटीक एंड आई वाज ट्राइंग टू बाय क्लोथ्स, and the person who was the shopkeeper,
he came के जैसे मेरा मतलब size check करा कि you know this fits, and I was a little girl, I didn't even have a breast development, and he touched my you know breast area, and he like cupped my breast, and I was in shock, terrified. I did not tell my mother. I was so embarrassed because I did not know, I couldn't process कि मेरे साथ क्या हुआ है. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बाउंड्री क्रॉस हुई है, they've been violated, and they feel so embarrassed, they don't know how to, they can't process this is something beyond their age. वो इस अभी उन्हें, क्योंकि वो सेक्सुअल नहीं होते ना बच्चे, तो ये सेक्सुअल होते हैं, they don't know sexuality, and this is a very sexual touch, so you can't, your brain can't comprehend, can't process what happened to you. Nobody has ever touched you that way. तो इसलिए बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनअप्रोप्रिएट टच है, और अगर मेरी मॉम ने मुझसे ये डिस्कशन की होती तो आई वुड हैव टोल्ड हर राइट अवे, मॉम दिस पर्सन टच्ड मी लाइक दैट, बट आई वाज क्लूलेस. मुझसे कभी किसी ने ये बात ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं था ये क्या हुआ है मेरे साथ. ये है कि अगर आपने बच्चे से ये बात कर ली है, ये डिस्कशन आपकी हो गई है, नॉट वन टाइम, बच्चे भूल जाते हैं, यू हैव टू कीप having this discussion once a month, once a week, कि आपको कभी किसी ने इस तरह गलत हाथ लगाया, आपने मुझे बताना है. तो they know the gravity, how important it is for them, कि they have to take it seriously, this is something serious. My parents are constantly reminding me कि this is, तो I have to be aware, मुझे कोई inappropriately हाथ लगाए तो I have to tell my parent. तो this is, I think this is something I must report. तो ये इसलिए important है कि you keep on having this conversation on a regular basis, not to the point you scare them, but in a very playful way. आप जब उनसे खेल रहे हैं उनको बताएं, उनको हग करें. जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि children need 8 hugs for survival and 12 hugs for care, and I think up to 24 hugs for 12 hugs for maintenance and 24 hugs for growth. So that's how important it is कि आप अपने बच्चे को बार-बार दिन में हग करें, उनको रिमाइंड कराएं कि you love them. Touch is very important for children's growth. आपको ये पता होना चाहिए. जी, श्वेता आप कुछ ऐड करना चाहें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मदीना जी, वेरी सॉरी टू हियर आप के साथ जो ऑर्डियल हुआ, एंड वेरी ब्रेव ऑफ यू टू कम एंड talk about it openly. I just wanted you to speak on क्योंकि बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है फैमिलीज में रहते हैं तो गुड टच भी होता है, देन कम्स द वेनमस बैड टच. तो गुड टच वर्सेस बैड टच के कुछ बेसिक्स हैं जिस पर हम अपने बच्चे को, स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स का बच्चा है तो उसके लिए सारी बातें समझना, प्रोसेस करना डिफिकल्ट होता है. तो is there any guideline to that to make it simplify? Just I would say कि as a parent आप लोगों को ये बता दें कि मेरे बच्चे को ना किस ना, it's your right. आप अपने जानने वालों को उनको बता दें कि आप मेरे बच्चे को प्लीज किस ना करें, I don't like it, I don't like my child, it's your right as a parent. तो आप be upfront. ये अब ये कल्चर, ये जो जिसको कल्चर बोलते हैं ना, हमारा कल्चर है कि बड़े आ गए बच्चे को हक कर लिया. अगर आप हर बड़ा आके बच्चे को हग कर रहा है, कुछ लोग हग में ही मोलेस्ट कर जाते हैं, कुछ नाना, दादा, ताया, चचा, आपको पता है कि हग में ही मोलेस्ट कर जाते हैं बच्चों को नहीं पता चलता. तो गुड टच, ओनली योर पेरेंट्स आर अलाउड टू टच यू एंड हग यू, और वो भी एक सर्टेन एज. तो गुड टच तो ये है कि आपने कोई और, अदर देन द पेरेंट्स, नोबडी इज अलाउड टू टच योर चाइल्ड, दैट्स इट, पीरियड. दिस इज, एंड देन if someone किस तो किसी को भी अलाउ नहीं करनी चाहिए कि कोई किस करे आपके बच्चे को. हग, आप सर पे हाथ फेर सकते हैं बच्चे के, आप हैंड शेक कर सकते हैं बच्चे के साथ, दैट इज अ गुड टच. आई वुड से यू कैन शेक हैंड्स विद माय चाइल्ड, बट नोबडी कैन हग माय चाइल्ड विदाउट माय परमिशन. ये पेरेंट्स को बाउंड्री सेट करनी है. अपनी फैमिली में भी आपने बताना है, अवेयरनेस देनी है कि ये इनअप्रोप्रिएट है बच्चों को हक करना, और ये मोलेस्टेशन में आता है, हरासमेंट में आता है. तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे कल्चर से हमें चीज़ रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप, you cannot differentiate between good touch and bad touch. If every relative comes and hugs your child, kisses them, that's just not right, or it's unhygienic as well. लेकिन
तो आपको ये स्टैंड लेना है इस चीज़ में, अपने लिए नहीं ले रहे, आप अपने बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। तो ये आई थिंक वुड से, बट अगेन आप अपने बच्चों को अवेयर कराएं कि व्हाट आर द सेंसिटिव पॉइंट्स दैट दे आर नॉट सपोज टू किस ऑन द लिप्स, they are not supposed to kiss on the necks, not on the chest area, not on the groin part, pee where they pee and where nobody should like touch them, or nobody should look at them. They should not be allowed to change clothes, or strangers के पास नहीं जाना, कैंडीज नहीं लेनी। वो तो आपने पता है स्ट्रेंजर डेंजर इसको बोलते हैं, तो वो तो स्ट्रेंजर से ज़्यादा बात नहीं करनी, उनसे कुछ भी नहीं लेना। So you have to must educate your child, and you must educate your relatives. Where are the boundaries? एंड आई गेस मदीहा जी, हम ये क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, कई बार ऑफेंस ले लेते हैं क्योंकि वी आर स्टिल इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो हम आप ये कह हम सकते क्लियर हैं, कर सकते हैं कि आजकल का माहौल वो नहीं है। गॉन आर द डेज व्हेन यू कुड ट्रस्ट, और ऐसा नहीं है तब कुछ नहीं होता था, बस बातें ब्रश्ड अंडर द कार्पेट हो जाती थी। लेकिन आई थिंक हम लोग अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज को बता सकते हैं कि इन टुडेज एनवायरनमेंट व्हेन द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू सेवरल प्लेसेस, तो ये बाउंड्री आपको बनानी है, मतलब। और इससे आई थिंक डायलॉग होगा तो अवेयरनेस भी ज्यादा बढ़ेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम इस तरह से नहीं बात कर सकते इन लॉस, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली से बैरिंग, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ दादाज वर इन्वॉल्व, दादीज वर इन्वॉल्व। सो ये कह के जनरलाइज करना कि नहीं हमारी फैमिली ऐसी नहीं है एंड इनवाइट डेंजर इज, आई थिंक, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ऐसे होगा। तो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट ओपनली। Oh yes, definitely, श्वेता, आपने बहुत अच्छी बात की। We must educate. आप अपने बच्चे को भी ये सिखा सकते हैं कि they can say no, I don't want hug. You can tell that would not feel impolite. और आप उनको ये सिखा सकते हैं बच्चे को कि कोई आपको हग करे कि sorry, my teacher told me कि I'm not supposed to hug anybody. This is my boundary. That's it. और बच्चे की बात को लोग सुन के इतना माइंड नहीं करेंगे जितना आपकी बात को वो सुन के माइंड करेंगे। तो आप बच्चे को भी सिखा सकते हैं कि दे कैन रिफ्यूज, एंड कोई बच्चे को बदतमीज कहता है तो कहते रहे तेरी सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ जी श्वेता, हाँ, मैं बस बोल रही हूँ कि आई रियली अग्री, क्योंकि ये हो जाता है ना बहुत बार, वो कल्चर का के नाम पर हमें लगता है बच्चा इम्पोलाइट ना हो जाए, हमें इम्पोलाइट ना बोल दिया जाए, तो इसलिए हम लोग झिझकते हैं। आई रियली वांटेड दिस टू कम ऑन पैनल, क्योंकि एक खराब दुर्घटना से बेटर है बिकॉज वो फिर सब पे आउटवेट कर जाएगा। अगर ऐसा कोई चीज हो जाती है तो वो आई थिंक बर्डन बच्चा नहीं ले पाएगा और हम भी नहीं ले पाएंगे। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। श्योर, बिल्कुल सही कहा आपने। जी मैंने वो कंप्यूटर ऑन किया था कि मेरे कमेंट्स पढ़ लूं लोगों के, इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस। आई डिड नॉट। जी जी जी, अगर आपको कोई दिख रहा है तो जरूर पढ़िए। वैसे हम सोच रहे थे कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट रखेंगे। अगर आप अभी क्वेश्चंस आंसर्स लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, मैं बोल दूंगी, क्योंकि मैंने रोका हुआ था सारी ऑडियंस को कि एंड में लेंगे। जी जी बिल्कुल, I am more than willing to answer any questions, and actually I would like to invite both of you to come to my stream on Saturday, 11 a.m. United States time. It's about Aurat March, Women March and Feminism. अगर आप अपनी या कोई भी ऑडियंस में से कोई सुन रहा है, and if they want to come and share their input, because I want to have more women on my channel as well. जी मैं तो डेफिनेटली आना चाहती हूँ, पर वही टाइम जोन का जो डिफरेंस है ना, अगर जैसे मैंने लास्ट वाला था जो आपने डॉक्टर शाजिया के साथ कहा था, मैं कंप्लीटली 1000% डिसएग्री कर रही थी उनसे कि अगर मैं लाइव करना चाहती तो बोलना चाहती तो शायद मैं अपना पॉइंट वहां पे बोलती, पर टाइम निकल चुका था। बट आई विल ट्राई टू मैनेज। अच्छा, आप उनसे वो जो सेक्सुअल बिहेवियर्स इन, हाँ अच्छा ठीक है जी, तो उसके लिए जी आप मैं श्वेता क्या कहते हैं कि फिर क्वेश्चंस के लिए बोल दें? जी आई थिंक बिंदु जी वी कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, एंड इन द मीन टाइम 5 मिनट्स फॉर जो हमारा थर्ड सेगमेंट था जो गैस लाइटिंग पे था, क्योंकि again doctor, like, we are still evolving when it comes to culture versus feminism versus whatever. So
a lot of people sometimes they get victim to gaslighting, and only they know how are things happening, उनकी surroundings क्या है. और कई लोग, जैसे हमने पोस्टमार्टम की बात की या लेबर पेन की आपने बात कही कि सभी लेडीज तो गुजरती हैं इससे, और आप उससे विक्टिम हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है, आप कई बार नहीं समझ पाते उस पे ब्रॉडली हाउ टू डील विद दिस. बिकॉज ये कई बार हमारे कमेंट सेक्शंस में आता है कि हमें हर्ट हो गए किसी के बिहेवियर से, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, किसी करीबी ने हमको हर्ट कर दिया, उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं. इसके कोई तरीका communication. Communicate with your partner, let them know how you think, और बातचीत, और किसी तीसरे बंदे को टाले बगैर बात करें. मियाँ बीवी में कोई तीसरा बंदा जब भी आएगा तो प्रॉब्लम्स होंगी. You have to talk to your partner how you feel, what you like, what you don't like, और ये शुरू से ही आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी. अगर हो सके तो आप कोई एजुकेशनल वीडियो भी दिखा सकते हैं उनको कि वो आपके साथ ये कर रहे हैं, या आप उनको कोई आर्टिकल दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये बिहेवियर गलत है और हम सब गलतियां कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं था. अब एजुकेशन आ रही है, मैस मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से अब बहुत अवेयरनेस है लोगों को. पीपल आर मोर अवेयर, मोर वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड. तो अब जो चीज़ें आज से समझो 90s में जो चीज़ें अप्रोप्रिएट थी, अगर आप हिंदी मूवीज ही देखें जो कुछ होता है आप देखें, अब वो मूवी आज के दौर में बने तो वो इतनी इनअप्रोप्रिएट है. सो एवरी 10 years द माहौल जो है वो चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, जो रिवायात हैं, रस्म रिवाज हैं, रीति रिवाज जो बोलते हैं, वो सब चेंज हो रहे हैं. तो हम चेंज नहीं हो रहे, हम वही हैं जो पहले थे, जैसे पैदा हुए हैं, जैसे बड़े हुए वही हैं. वी मस्ट चेंज, वी मस्ट इवॉल्व, वी मस्ट सेट आवर बाउंड्रीज. अगर आपने ये बात डिस्कशन नहीं की पहले, आपकी 10 years of marriage and things were like that, and now because now you're more aware, now you know what gaslighting means, and you have been gaslit all your life, but now you know what it means. अब आप बात करें, अपने पार्टनर को बताएं कि ये हमारा रिलेशनशिप इसलिए टॉक्सिक है कि this has been happening, let's change that, let's review our relationship कि हम क्या गलतियां कर रहे थे और हम अपने आप को चेंज करें. अगर हम वही स्टोरी जो है रिप्ले करते जाएंगे, जो कुछ होता है स्टोरी, अब तक हम अपनी मतलब समझें कि वहीं पे हम स्टैटिक हैं, तो हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक से टॉक्सिक होता जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं. तो दोनों को रिव्यू करना है, दोनों को लिखें एक दूसरे के लिए कि what are the 10 things you like about me, what are the 10 things you don't like about me, what should I change in me for be a better person. ये तो सबको स्ट्राइव करनी चाहिए ना, टू बिकम a better person. तो एक दूसरे से पूछें, बात करें, and then that's how change will happen, both sides. Not one person can say, you know, you do this, you do that, then it's basically, you know, आप दोनों ने कहना है कि let's review our relationship. हम दोनों देखते हैं हम दोनों को क्या चीज एक दूसरे में बदलनी है और बैठ के बात करें. जी श्वेता, हाँ जी बोलिए श्वेता. जी नहीं, सोनिया जी का क्वेश्चन मैंने आपको इनबॉक्स में भेजा है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं. सोनिया शर्मा का एक क्वेश्चन था डॉक्टर मदीहा कि व्हेन बॉडी चेंजेस बिकॉज ऑफ एज और मेनोपॉज, वुमेन डू फील डिप्रेशन, हाउ कैन वन ओवरकम फ्रॉम दोज phases? Yeah, I agree with you. Menopause is kind of depressing. लेकिन आप अपने आप को खुद से मेंटली प्रिपेयर करें एजिंग के लिए. अपने आप को हेल्थी रखें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी रखें. लाइक यू मस्ट एक्सरसाइज, अपने बॉडी को छोड़े मत, मेंटेन रखें. अब तो देखें ना, अब शिल्पा शेट्टी हैं और माधुरी दीक्षित को आप ले लें, अब मूवी स्टार्स को ले लें, कि they don't look their age, but they're all aging like us. They're all going through menopauses, but they're doing exercises, yoga करते हैं इंडिया में इतना लोग. आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, स्टे एक्टिव, स्टे बिजी. कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जो आपको मेक्स यू फील वांटेड, मेक्स यू फील प्रोडक्टिव. बिकॉज एजिंग के साथ क्या होता है कि आपको ये फील होना शुरू हो जाता है, नाउ यू आर नॉट रेलेवेंट एनी मोर. आप नई जनरेशन आती है, आई एम इन माई 40s, so आपको लगेगा कि
I'm not that relevant anymore. तो आप जब जाते हैं, you go back and see 15-16 year or girls, they're so pretty, they don't need makeup, we need makeup. So आपको ये insecurities feel होती हैं, लेकिन आप ना accept करें and love yourself the way you are. Accept that you were once at that age has passed, you have lived your life, you have a good life along with scars. Even if you had some bad times, some good times, you must love all your life along with the bad times. That's you, that's your uniqueness. तो आप accept करें अपनी aging को, but stay busy, stay healthy, stay active, stay focused, and that's how you're going to deal with all menopause and everything. आई होप कि अगर आपको ज़्यादा मेनोपॉज के इफेक्ट्स हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें. दे कैन गिव यू सम हार्मोन रिप्लेसमेंट treatment for some time that can get you across, but I think that is the key. जी जी श्वेता. जी, एक क्वेश्चन भी था ऊपर एचके का, और मैं भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि समटाइम्स व्हेन वी आर वुमेन हैं हम लोग, तो फिर भी बातें कहकर हल्के हो लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, या वी आर मोर ओपन अबाउट एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स में हो. समटाइम्स आई सी मेन हाउएवर आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव. तो कई बार अपने घरों में भी ये सिचुएशन आती है, वो भी इसी साइकिल से गुजरते हैं, और अब तो विद इवॉल्विंग चेंजिंग टाइम्स, चाहे पेरेंटिंग हो या कुछ भी हो, men acknowledge that emotion, लेकिन वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो अदर देन मेकिंग देम रीड अ फ्यू आर्टिकल्स, हाउ डू वी मेक कि हमारे जो पार्टनर्स हैं या ब्रदर्स हैं या फादर्स हैं, जैसे ग्रीफ होता है कई बार फैमिलीज में, आई हैव सीन इट विद माय फादर एज वेल, दे डोंट रियली ओपनली, वो एडमिशन नहीं आता इमोशंस का, बहुत ज्यादा. या पुरानी जनरेशन है, जैसे फादर्स और हमारे मदर्स हैं, दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन सेइंग आई लव यू और एक्सप्रेसिंग देयर लव्स और गिविंग दोज, वो जिस तरह से वो हग्स होता है, ये सब नहीं करते. तो हाउ टू गेट them to a point where they are expressive enough, ताकि वो मन मन में बातें ना रहें. तो इसके being a woman कोई तरीके हैं, इस तरह से कोई टिप्स हैं जो जिस पर हम काम करके उनको और एक्सप्रेसिव बना सकते हैं? आप उनको ज्यादा से ज्यादा हग्स दें. दे गेट, शुरू में अगर आप पहले हग नहीं देते थे तो यू कैन हग देम मोर ऑफन. यू कैन से आई लव यू, एंड यू कैन प्यार से आप कह दें यू डिडंट से आई लव यू बैक टू मी. तो they may realize that they are not as responsive. So you do it every day and then keep asking them that you should say I love you back to me, or you should hug me back, this is what I expect from you. तो आहिस्ता आहिस्ता they will open up. तो you have to train them. जिस तरह आप एक बच्चे को ट्रेन करते हैं, शुरू में उनको ऑड लगेगा, शुरू में आपको भी ऑड लगेगा, बट कहें कि आप ये यू ब्रिंग अप दिस टॉपिक के आई थिंक वी आर नॉट एज एक्सप्रेसिव इन लव. बेशक कि आपके सास ससुर हैं या आप सास ससुर हैं या आप हस्बैंड वाइफ हैं, you're in your older age, you can start from any time. there is no ये कोई भी जो एक्सप्रेशन है ना लव का, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एज कि आप कहें नहीं ये तो टीनेजर्स वाली हरकतें हैं. नो, why are we putting love for only teenagers? Love is it has no age limit. तो आप अपनी 50s में पहले अगर आप नहीं भी करते थे और आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, you can start doing that at any point. Learning is, we can learn at any age. और बेशक it is love, how to love people around us, how to be more expressive. तो communication is the key for any relationship. आप communicate भी कर दें और आप एक वीक वैसे हग दे दें और उसके बाद कहें कि I always hug you, you don't hug me back. I expect that, I like that, it makes me feel good. And you can do that. वी ऑफन रीड की जो हग्स हैं वो क्योंकि इसको लेकर भी बड़े मिसकंसेप्शंस हैं कि जैसे आपने कहा कि प्यार हमें ये चोचले नहीं आते, इस तरह से बोल दिया जाता है भारत पाकिस्तान कंट्री में. तो हग्स टू रिलीज ऑक्सीटोसिन वाज आई वाज टोल्ड बाय माय थेरेपिस्ट. तो इसमें कितना मिथ है और कितनी रियलिटी है कि जब आप किसी को प्यार से गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है और वो आपको काम करता है. इसमें कितना फैक्ट है और कितना मेड अप है ये चीज? बिल्कुल इट इज अ फैक्ट. ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऐसे हार्मोन्स डोपामीन, सेरोटोनिन, बिकॉज आपको पता है कि कपल्स हु स्टे टुगेदर, हु स्लीप टुगेदर व्हाइल हगिंग ईच अदर, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा बढ़ती है बिकॉज दे आर मोर हैप्पी, दे आर मोर कामर. तो hugs do improve your health
दे इम्प्रूव योर सर्वाइवल। इसीलिए कहते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं उनका सर्वाइवल ज़्यादा है कंपेयर टू पीपल हु आर सिंगल, बिकॉज ऑफ द हग्स एंड द कंपेनियनशिप। तो इट इज़ नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। और चौंचले देखें, आप कहें कि अगर कोई इस तरह से नेगेटिव तौर पे कह भी रहा है कि चौंचले हैं, तो उनसे कोई चौंचले नहीं है। ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड की नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो आप कहें कि ये भी देखें टॉक्सिक कल्चर। अब हम आप देखें कि हम कल्चर तो कह देते हैं हमारा कल्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन हम ये टॉक्सिक चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं कि हमारा कल्चर कितना एंटी लव है। लव एंड अफेक्शन को हम बुरा समझते हैं, माइंड करते हैं हम। couple holding hand in front of their parents is wrong, it's not our culture. But what is wrong with that? Even everybody should kiss each other, hug each other. What is wrong with loving each other? एक पॉजिटिव एटीट्यूड फैमिली में आता है, तो वी शुड नॉट माइंड दैट। अगर आपके बेटे बेटी ने बहू बेटे ने या बेटी और दामाद ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? आप एनकरेज करें। आप अगर आप सास ससुर हैं, यू कैन ऑल्सो एक दूसरे को यूं पीछे से पकड़ सकते हैं। ये इसको प्रमोट करना चाहिए, इसका मजाक उड़ाना बंद करना चाहिए, इसको स्टॉप सीइंग इट एज अ नेगेटिव थिंग। लव इज ब्यूटीफुल। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसकी एग्जांपल मैं दूँ, मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हैं, 23 25 हैं, तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा था वो कभी जब से छोटा था, कभी मुझे हग नहीं करता था, मतलब ज़रूर नहीं, और छोटे वाला हमेशा मैं उसको हमेशा हग करती थी, जैसे बड़े होते गए। तो बड़े वाले को शायद वो मेरे से वो नहीं मिलता था कोज़ीनेस, या उसको नहीं समझ आ रहा था मेरा और उसका। पर अब जैसे-जैसे बड़ा हुआ है, तो अब वो मुझे मुझे हर रोज़ मुझे हग करता है, उसमें इतना बड़ा चेंज आया। जैसे-जैसे मेरा उसके साथ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मीन्स कि वो पहले क्यों ऐसे करता था और अभी जैसे घर आते हैं तो हग करना पसंद करता है, जाता है तो हग करना पसंद करता है कि आई एम गोइंग, तो हर मौके पे चाहता है। अभी जैसे कि अभी नहीं, मतलब 2-3 सालों से, मतलब उसमें इतना बड़ा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो पहले मैं सोचती थी मतलब कि ये मुझसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये लाइक जैसे होता है ना कि मम्मी से लड़के दूर रहने हैं, और उसके अलावा जो छोटा बेटा था वो हमेशा मेरे साथ-साथ चिपका रहना, हग करना। पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बड़ा वाला भी ऐसे हो गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कई बार बच्चे सोचते होंगे? एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। कुछ बच्चे बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लड़के बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, दे लाइक टू हग, दे जी, आर वेरी फीली टची। लेकिन कुछ बच्चे ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन क्योंकि टीनेज ईयर्स में बच्चे स्पेशली लड़के ऑकवर्ड फील करते हैं, और ये उनको हाँ, लाइक अच्छा, उनके आप उनके फ्रेंड्स के सामने उनको प्यार से बुलाएं, उनका निकनेम, तो वो भी वो माइंड करते हैं। लेकिन जब वो कॉलेज जाते हैं, आपका बेटा 23 है, तो ही मस्ट हैव गॉन टू कॉलेज। जब आप जी, कॉलेज जाते हैं तो एक आपका ना पर्सनालिटी थोड़ी सी चेंज होती है। यू मिस योर हाउस, यू मिस योर फैमिली, यू क्योंकि जब आप किसी चीज से दूर होते हैं तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है कि यू नो आई मिस माई मदर, दैट वाज हुँ, ब्यूटीफुल, शी यूज्ड टू हग मी। तो वो उसने उस वक्त प्रोसेस किया। और बहुत सारे बच्चों में ये चेंज आता है कि पहले वो घर से भागने को, मतलब वी मस्ट गो टू कॉलेज, वी वांट टू गो टू कॉलेज, उनको वो बड़ा फैंटेसाइज करते हैं इस चीज को कि कॉलेज जाना है तो घर से बाहर जाएंगे। लेकिन जब वो कॉलेज आते हैं देन दे स्टार्ट मिसिंग होम। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद योर सन, दैट अब वो उसको वैल्यू है उस चीज की, के हग्स की, एंड ही मिसेस यू, ही अप्रिशिएट्स यू, सो इट्स दिस इज हिज वे ऑफ सेइंग। तो वो टीनेज ईयर्स में था, उस वक्त वो प्रोसेस नहीं कर रहा था, और ऑकवर्ड ईयर्स हैं स्पेशली लड़कों के जी, लिए। राइट। और उसके बाद अब वो रियलाइज करता है। दिस हैपेंस अ लॉट विद लॉट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ ही है, पर अब तो कभी भी उसको हग कर लूँ, नहीं तो पहले तो मैं उसको टच भी नहीं कर सकती थी, उसको अच्छा ही नहीं लगता था टीनेजर टाइम जब था उसका। अच्छा, एक क्वेश्चन है डॉक्टर मदीहा, वो लिख रहे हैं कि आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ हग्स फ्रॉम एनीवन, हाउ डू आई ओवरकम दिस? आई गो स्टिफ विद फ्राइट इवन इफ माय मम हग्स मी। Okay, how old is this person? Can is a male? Both in female,
More than 50. Oh, mom. She gets frightened with hugs. I think इनके साथ कुछ बचपन में कुछ हुआ, because hugs, अगर आपके साथ कोई ऐसा sexual harassment या somebody has touched you inappropriately when you were a child, then you develop some kind of phobia with anybody touching you. It reminds you, it gives you flashbacks. तो एक ये चीज हो सकती है, लेकिन अगर ये hugs नहीं भी करना पसंद करती तो ये क्या, she can express her love verbally. यू नो, वर्बली भी आप लोगों को कह सकते हैं कि आई लव यू, आई मीन आई मिस यू, इस तरह के आप यू नो, तो सॉफ्ट तरीके से शेक हैंड कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है तो आई थिंक मे बी थेरेपी ले लें. लेकिन यू नो, या somebody must have touched her inappropriately and subconscious में इनके कि she must protect herself. That's what I could conclude from this. एक और प्रीति का भी क्वेश्चन था कि what changes your body goes through during menopause, after menopause. तो प्रीति, मेनोपॉज जब होता है ना तो फीमेल हार्मोन्स जो हैं, जो एस्ट्रोजन है, दैट इज योर ब्यूटी हार्मोन, जो ये मेंटेन कर रहा होता है जो भी चीज़ें, यू नो, आपकी स्किन ग्लो करती है, इट्स बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन. मसल मास जो है एस्ट्रोजन है. बोन्स जो हैं आपकी ब्रिटल वीक होना शुरू हो जाती हैं बिकॉज एस्ट्रोजन वाज, यू नो, ये एनाबॉलिक, यू नो, पॉजिटिव हार्मोन्स जो बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं. वेजिनल ड्राइनेस हो जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, आपको इतनी सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं होती, और इस तरह की वीकनेस भी हो सकती है, और हॉट फ्लैशेस होते हैं, आपको बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती है कभी, यू नो. तो दीज आर द चेंजेस दैट वुमेन गो थ्रू ड्यूरिंग मेनोपॉज. तो यू मस्ट बी अवेयर. इसी के लिए मैं कह रही थी कि आप अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर रखें. मेक श्योर यू ड्रिंक इनफ मिल्क, मेक श्योर यू एक्सरसाइज, मेक श्योर अपनी डाइट का सबका ख्याल रखें ताकि आप मेनोपॉज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें. क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो डाइटिंग करती हैं, मॉडल्स होती हैं, उनको ये कहते हैं कि वंस दे हिट मेनोपॉज दे विल रियलाइज कि उन्होंने अपनी बॉडी के साथ क्या किया, ओवर एक्सेसिव डाइटिंग. जी, आप में से कोई भी और क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज पूछ लें. ये जो पर्सन है उन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था. मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप आ जाएं लाइव पे, पर वो कॉल पे हैं तो कह रहे हैं कि आ नहीं सकते, तो आपसे बात करते तो शायद उनकी प्रॉब्लम हल करने में आप हेल्प कर सकते हैं उनकी. श्वेता, आप हैं तो हैं ऐड, आप लिंक मांग रहे हैं मुझसे. एक मिनट जी. जी, अच्छा, नहीं मुझे दिख रहे हैं श्वेता, बिंदु जी गॉट ड्रॉप. अच्छा, मैं इनको दोबारा लेती हूँ. प्रीति राय, आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा. श्वेता माशीवाल हैं हमारे साथ. प्रीति, व्हाट चेंजेस हैपन इन वंस बॉडी आफ्टर मेनोपॉज इन माय क्वेश्चन, इज माय क्वेश्चन. जी, मैंने भी उनका हाँ, जवाब ये दे दिया, उन्हीं का जवाब दिया आपने. जी, sorry Bindu ji, sorry doctor, I got dropped. अच्छा, I am a young mother. I mean my daughter is 18 month old, and जैसा आपने कहा कि आजकल माहौल ऐसा है, इतना कुछ है. Are there any signs where because कई बार होता है बच्चे नहीं बोल पाते, no matter how hard we try, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, नहीं बता पाते, स्पेशली अगर विद इन फैमिली कुछ ऐसा हो रहा हो तो वो नहीं बता पाते हैं, या स्कूल में कुछ उनको बुली कर रहा हो. बुलिंग इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग थिंग, क्योंकि बॉडी शेमिंग है या फिर कुछ भी है, हजार तरह के मसले होते हैं जो वो डे टू डे लाइफ में डील करते हैं. आर देयर एनी रेड फ्लैग साइंस कि हमारा बच्चा किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा है? सबसे पहले तो अगर कोई स्ट्रेंजर है, वो अगर आपको बच्चे को टच करता है इनअप्रोप्रिएटली, और बच्चा या कोई फैमिली मेंबर है बच्चे को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है, तो बच्चा उसके पास जाने से पहले रोएगा बहुत ज़्यादा. तो बच्चे को फोर्स नहीं करना कि उसके पास ज़रूर जाए, आपको फौरन होना चाहिए. चाइल्ड इज बिकमिंग रेस्टलेस, एंशियस,
to go to that person, that means he's been inappropriately touched. तो हमारे मेरे भांजे के साथ ये हुआ था कि वो अपनी वो जब मेरा भाई और भाभी जब भी वो आते थे मिलने के लिए, तो वो जब अपने पेरेंट्स के घर की तरफ जाती थी, वो छोटा बच्चा बहुत जोर जोर से रोता था, बहुत जोर जोर से, लाइक ही वुड नॉट वांट टू। वो मेरी अम्मी यानी कि वो अपनी दादी के पास आता था, लेकिन उनके घर जब भी जाना होता था वो रोता था बहुत ज्यादा, इतना रोता था कि हम परेशान हो जाते क्यों रो रहा है। तो देन आई टोल्ड माई ब्रदर कि मे बी somebody is touching him inappropriately, violating him, and he doesn't know what to do, so he doesn't want to go. तो मैंने कहा इसको फोर्स मत करो इसको इधर जाने से। वी कैन कंफर्म तो नहीं हो सकता कि कोई इसको इनअप्रोप्रिएटली कौन टच कर रहा है, बट ही रियलाइज दैट। तो इसलिए बच्चे को, अगर बच्चा किसी जगह पे या किसी टीचर के पास या किसी स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा रो रहा है, या पाकिस्तान में तो कारी साहब भी आते हैं, तो आप बच्चे को अंडरस्टैंड करें, डोंट फोर्स हिम टू गो टू एनीबडीज हाउस टू प्ले व्हेन दे आर सो एंशियस। तो आप फोर्स ना करें, ये हैं सटल साइंस जो बच्चे आपको देते हैं। या बच्चे का मूड चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, दे आर क्वाइट, दे क्राई लॉट, या कॉर्नर में जाते हैं, तो देन these are the signs they might be getting sexually molested or violated. तनीष शर्मा जी का क्वेश्चन है बिंदु जी, आई थिंक यू कैन सी जी दिस वन। बोलिए। जी आप पढ़ लीजिए। My question is that how we can handle mental pressure without any medication except yoga, because I can't do it daily. Mental pressure, you mean depression without medication? जी, something like that. Mental pressure लिखा है इन्होंने। मेंटल प्रेशर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पीनेस हार्मोन, जो आपको फ्रेश करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को बिजी जी, रखें। डिप्रेशन जी, उन्होंने जी जी आप अपने आप को बिजी रखें, कोई एक्टिविटी ऐसी करें कि आपका जहन मसरूफ रहे, क्योंकि डिप्रेशन में आप उसके अलावा अपनी हेल्थ का बस ख्याल रखें। टॉक टू पीपल अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द कोई भी शख्स है तो टॉक टू देम, उनसे बात करें, अपने दिल को हल्का करें, और अपनी डायरी में चीज़ें लिखें। राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू, व्हाई व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। रीडिंग करें बहुत ज़्यादा, रीडिंग से भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और अगर जो चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, जो चीज़ बॉदर कर रही है, see if you can change that situation है या जो भी है उसको change around करें। लेकिन you cannot change people around you, but you can change the way you react to that। तो आप सिर्फ you can only change things which you can control। तो ये चीज़ें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जी। एक और है हमारे साथ, हाँ भाई किसकी, इफ समवन हैज अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड देन हाउ कैन हील आवरसेल्व्स विदाउट गोइंग टू थेरेपिस्ट। मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे एक स्ट्रीम की थी, आप मेरी वो स्ट्रीम देखें। हीलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा इज। या तो ट्रॉमा लॉस ऑफ सम लव्ड वन है, या वो ट्रॉमा कमिंग फ्रॉम वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, एनी काइंड ऑफ अब्यूज। तो उसमें आप मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा को आप वही है कि अपने आप को यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव टू फॉरगिव पीपल हु हैव कॉज्ड हार्म टू यू टू मूव ऑन इन योर लाइफ। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो रिजेंटमेंट अपने दिल में रखेंगे, हार्बर करेंगे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, तो आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं। तो आपको, अगर किसी ने फर्ज करें फादर अब्यूसिव थे या मदर अब्यूसिव थी, तो आपको उनको माफ़ कर देना है कि सोच के कि दे डिड नॉट नो बेटर, और उसके बाद आप मूव ऑन होंगे। सेक्सुअल वायलेंस में भी आपने अपने आप को ये याद कराना है कि दैट वाज योर पास्ट, दैट यू हैव नो कंट्रोल ऑन सर्टेन थिंग्स, और उसमें भी आपने अपने आप को माफ़ करना है कि आपको नहीं पता था, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। तो
ट्रॉमा से मूव होने का यही तरीका है, किसी भी ट्रॉमा से, डिवोर्स होती है, आपने यू मस्ट फॉरगिव एंड यू मस्ट मूव ऑन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको पास्ट को याद करना ही नहीं है, किसी अच्छी चीज के लिए याद कर लें, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। जी। एक प्रीति राय हैं हमारे, और उन्होंने पूछा था कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या कॉजेस हैं आजकल। सो ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले तो 40 इयर्स के बाद जो है स्क्रीनिंग होती है ब्रेस्ट कैंसर की, मेमोग्राम होते हैं। यू शुड गेट योर मेमोग्राम एटलीस्ट वन एवरी अदर ईयर। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर में। अगर आपकी मैटरनल मदर की साइड पे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, आपकी मदर को या खाला को या आपकी नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो द चांसेस, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, हार्मोन है, आपकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिस तरह स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वो भी कर सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में रेडिएशन आती है, रेडिएशन की वजह से आपको हो सकता है। उसके अलावा वेट, ओबेसिटी, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू है आपका, उससे एस्ट्रोजन रिलीज होती है, तो एस्ट्रोजन कैन इंक्रीज। जो एस्ट्रोजन पॉजिटिव ER/PR पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जितने आप ओबीस होंगे, आपके जो फैट सेल्स हैं, जो एडिपोज टिश्यू है, वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, तो उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। यंगर एज में पीरियड्स का होना और मेनोपॉज लेट एज में होना का मतलब यही है कि आप ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक्सपोजर आपका रहा है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होते हैं। तो अगर आप जल्दी, आपकी 8 इयर्स में आपकी मेनार्की हो गई, यानी कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपॉज आपका समझे 55 में जाके हुआ है, तो आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से एक्सपोज रहे हैं, तो वो रिस्क इंक्रीज करता है। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब भी डॉक्टर्स देते हैं, तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी। और फिर उसके बाद हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो खवातीन लेती हैं मेनोपॉज के बाद, उससे भी बढ़ जाते हैं चांसेस। ओके जी। आफ्टर मेनोपॉज तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट चेकअप है वेस्टर्न में तो रेगुलर है, कि आपको मस्ट करवाना है हर ईयर्स में एक बार, या जैसा भी डॉक्टर्स करते हैं वो चाहते हैं कि आप सबका देखते रहें। और भी कोई हमारे क्वेश्चन हो तो आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्वेता, आप का कोई क्वेश्चन है तो जी पूछिए। जी after COVID, after the pandemic, a lot of people lost a lot of people around us, and बहुत सारे लोगों का PTSD का प्रॉब्लम है, पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम, बट अगेन दे डोंट नो व्हाट दे आर डीलिंग विद। और कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि चाहे वो वर्चुअल दुनिया हो, यूट्यूब में किसी के साथ कुछ मिसहैप हुआ, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, और वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए उसको लेके, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि अभी हम एक बहुत खतरनाक दौर से गुजरे हैं। तो ये PTSD जैसी चीजें नहीं डिटरमाइन हो पाती। इस पर आई वांट यू कि आप इस पर बात करें, और थोड़ा जो लोग नहीं है, बहुत छोटी सिटीज में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं जहाँ इतने थेरेपिस्ट नहीं है, कैसे डील करें इस फियर ऑफ लूजिंग जो हम लोगों के अंदर एक आ गया है। बहुत से लोगों में देखती हूँ मैं कि अब डर बना रहता है, या कहीं कोई क्रैश होता है तो एकदम फ्लाइट में बैठने में डरती हैं। मतलब खासतौर पे लेडीज के अंदर ये बहुत चीज देखा है आफ्टर पेंडेमिक स्पेशली। तो हाउ टू एड्रेस फियर, ये डर जो है खोने का जो बना रहता है, इसको पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ यू कैन कंट्रोल, एंड कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोविड को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप वैक्सीन से और मास्क लगा के। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें की हैं, उसके बाद और आप हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ करें, और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अब तो इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें जब आपने प्रिवेंटिव मेजर्स कर ली हैं अपनी तरफ से, तो आफ्टर दैट देयर आर थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर आपको उसके बाद कोविड होता है, मोस्ट लाइकली आपको, मेरे एक्सपीरियंस से, आई एम एन इन्फेक्शियस डिजीज डॉक्टर, 95% चांसेस हैं कि अगर आपको कोविड हुआ भी तो उसके सिम्टम्स माइल्डर होंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब से वैक्सीन आई है
कोविड के पेशेंट्स आते भी हैं हमारे हॉस्पिटल में तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको सिम्टम कोई नहीं होता, बस बाय चांस उनको और टेस्टों के साथ कोविड क्योंकि अब करते हैं तो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है और आप अपना मास्क ले रहे हैं तो यू शुड बी फाइन। आपको ये इतनी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए इसके इर्द गिर्द, तो अपने आप को खुद से एंजाइटी से बाहर निकालें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि ये पूरी मतलब वर्ल्ड के साथ हुआ है, इट वाज अ कम्युनिटी थिंग, लाइक द एवरीबॉडी वाज सफरिंग फ्रॉम इट, बट नाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग टू नॉर्मल। तो अब चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, हम बस अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स करें, तो एज लॉन्ग एज आप वैक्सीनेटेड हैं और अप टू डेट हैं, आप यू शुड बी फाइन। एक चीज And मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल है मदीहा टॉक्स, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक यू नो टू सी व्हाट माय कंटेंट इज अबाउट, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आई वुड रियली लव पीपल टू कम टू माय चैनल एज वेल। जी, डॉक्टर मदीहा का चैनल है मदीहा टॉक्स, जिस पिछली वाली पोस्ट में मैंने लिंक दिया भी हुआ था उसका, तो आप वहाँ पहुँच भी सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर जैसे लाइव टॉक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वहाँ भी करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग वाले भी टॉपिक्स हैं, और कुछ ऐसे बच्चों के से रिलेटेड और जो महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो डॉक्टर मदीहा करती हैं, उसकी मैं फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत अच्छी तरह से रखती हैं जैसे कि वो आज रख रही हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है और ज़रूर चेक करिए एक बार, और लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर महिलाएं ही महिलाओं की बात नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा, फिर कोई नहीं करेगा। हमें बातें करनी शुरू करना चाहिए, जब तक बातें नहीं होंगी तो हल कैसे निकलेंगे और चेंज कैसे आएगी। सनी शर्मा का क्वेश्चन है, जिन बच्चों को मदर फीड नहीं मिला उन बच्चों की हेल्थ कैसे अच्छी रखें, बिकॉज बहुत कुछ करते हैं हम बच्चों की हेल्थ के लिए, बट फिर भी उन बच्चों में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। प्लीज अच्छा, थैंक यू सो मच प्रीति, उन्होंने सब्सक्राइब किया। मदर फीड का भी ये मिथ है, क्योंकि अब जो फार्मूलाज मिल्क आ रहे हैं दे आर वेरी क्लोज टू ब्रेस्ट मिल्क, तो आपको मदर को भी बहुत ज़्यादा ये इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अब तो वैक्सीन्स भी आ गई हैं, पहले ब्रेस्ट मिल्क को इसलिए ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता था कि ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडीज़ जो हैं मदर से बेबी में जाती थी, जो कि उनको उनकी हेल्थ और ग्रोथ के लिए बड़ी ज़रूरी थी। लेकिन अब जो फार्मूला मिल्क है वो भी काफ़ी क्लोज है मदर्स मिल्क से, तो दैट शुड बी इनफ, आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान में है हाइजीन की, क्योंकि पानी इज़ नॉट क्लीन। तो आप बच्चों को पानी बॉयल करके दें, और जब आप फीडर्स में बनाते हैं तो उनकी हाइजीन का ख्याल रखें, अच्छी तरह उनको स्टेरलाइज करें। हर फीड के बाद आप फीडर्स को बॉयल करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इस वजह से बच्चों में गैस्ट्रोएंटराइटिस और जीआई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा। हर दफ़ा आप हाथ धोएं अच्छी तरह, आप दूध की बॉटल्स को अच्छी तरह, एक एक चीज़ को, निपल्स को जो है, और जो बॉटल है, और वो जो एक जो तीसरे जो सर्कल सा होता है इसके अंदर निपल डलता है, इन तीनों को अलग से अलग करके वाटर में बॉईल करें, और दैट वाटर शुड स्टे ऑन द स्टोव 24/7, और आप उसको चेंज करें हर दफ़ा जब आप बॉईल करें। बेशक 4 या 5 बॉटल्स ले लें तो एक दिन में आप एक ही दफ़ा बॉईल करिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, वाटर भी बॉईल करें और बॉटल्स को भी बॉईल करें, ताकि आप उनको स्टेरलाइज करें। तो जो स्पेशली अंडर 1 ईयर का बेबी है उसका सिस्टम बहुत बेनिफिट है। तो फार्मूला मिल्क शुड बी ओके, शुड बी इनफ। और एक बात जो मैंने इंडिया में देखी है कि वो लोग क्या करते हैं कि उबालने का मतलब है कि गर्म पानी से धो देना, और गर्म पानी या फिर अगर बॉयल करने के लिए रखा भी है तो जस्ट जैसे ही बॉयल आया बंद कर दिया। दैट इज नॉट, मुझे नहीं लगता कि वो बॉयल करना है। आई थिंक 20 मिनट्स बॉयल करना होता है। आपको क्या लगता है कितने मिनट्स बॉयल करना चाहिए? आई वुड से 20 to 30 मिनट्स तक बॉईल हाँ, होगा 20 मिनट्स जी। तो जी, इतना होना चाहिए। वो मैंने बहुत सारी माएँ देखी हैं, मतलब अपने रिलेटिव्स में, जैसे ही बॉयल आया एक पहला ऑफ, तो वो तो फिर गर्म पानी से धोना लायक हो गया। ये आपने ठीक कहा। आई रियली लाइक जेनेटिक थ्योरी विद डॉक्टर मदीहा। हाँ भाई, किसकी कह रहे हैं? ये भी हमारे
पुराने व्यूअर हैं, हमारे मेंबर हैं। जी जी, जेनेटिक थ्योरी मेरा ख्याल है डीएनए की कहानी की बात करें, डीएनए की कहानी जी, इसका पार्ट 2 अभी मैंने करना है, मैंने बनाया हुआ है, आई जस्ट नीड टू एडिट इट एंड पोस्ट इट, होपफुली आई विल डू इट दिस मंथ। सो इसका डीएनए पार्ट 2 आएगा, डीएनए की कहानी। और in end of February I will have my guest speaker, she will talk about what's new in the field of genetics and human microbiology. So that will be very interesting. CRISPR technique के बाद हम बात करेंगे कि where the world is going. So that will be really cool. I'm really looking forward to it. जी। लवलीन जी लिख रहे हैं, एक्सीलेंट बिंदु, आगे बढ़ो, वेरी इंटेलिजेंट स्टेप। थैंक यू जी। डॉक्टर मदीहा हमारी फर्स्ट गेस्ट रही हैं और बहुत अच्छा लगा है। और भी कोई क्वेश्चन हो लवलीन जी, आपका भी कोई हो तो पूछिए। श्वेता, आप कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए। जी मदिया जी, व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी एंड मेरे साथ एक वहाँ पे मतलब हम लोग पहले एडमिट हो गए थे कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, तो मेरे को इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता था। ऑल्दो मैं काफ़ी हेल्थ सेक्टर में डील करती हूँ, लेकिन आई थिंक एक चीज़ है जो बहुत सी लेडीज जब लैच ऑन करवा जब बहुत आपकी सी आवाज लेडीज जी, जब बहुत सी लेडीज हैं जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, शुरुआत में नर्सिंग से रिलेटेड एक माइल्ड डिप्रेशन का फेज आता है और ना तो डॉक्टर्स उसके बारे में कोई ठीक-ठाक जवाब देते हैं। हालाँकि वहाँ पे माय डॉक्टर गिव अ वेरी नाइस रिप्लाई टू हर, हाउ टू डील विद इट। जैसे उन्होंने कहा, आप पानी पीना शुरू करिए उस वक़्त जैसे आप लैच ऑन कर रहे हैं। बट ये अनआइडेंटिफाइड सा चला जाता है और मैंने ये नोटिस किया कि बहुत लेडीज़ इसके बारे में भी गिल्टी फील करती है। तो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन, जो आई एम फॉरगेटिंग द मेडिकल टर्म, उसका भी एक वर्ड था कुछ, आई थिंक स्टार्टिंग विद डी। बट वो एक होता है, जैसे आप बच्चे को फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फ्यू डेज स्पेशली जो आपके 15-20 डेज होते हैं, जहाँ पर आपको उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आप बेबी को ठीक से लैच भी नहीं करवा पाते, तो वो जो एक पूरा इमोशनल फेज होता है, हाउ टू डील विद दैट? राइट, पोस्ट बेबी ब्लूज जो आप बोल रही हैं, डिप्रेशन जो पोस्ट उसको उसको आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग द टर्म, या आप पोस्ट बेबी ब्लूज की बात करिए ना, जो आपको डिप्रेशन होती है आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, राइट? उसकी वजह भी हॉर्मोन्स ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे जो सर्कुलेशन है वहाँ पे इफेक्ट होती है, जो आपके ब्रेन में एक ग्लैंड है, और उसकी वजह से ये थोड़ी सी चेंजेस आती हैं फीमेल के हॉर्मोन्स में, और इट्स रियल पोस्ट बेबी ब्लूज जो डिप्रेशन है, और इसके बारे में बात नहीं की जाती, और बहुत सारी, इट कैन बी सो बैड दैट women commit suicide and when they're in that phase. तो उसमें यही है कि फैमिली की सपोर्ट, हस्बैंड की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। मतलब ये वही जो मैं बात कर रही थी, जो लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए कि वो वुमेन, व्हाट वुमेन गो थ्रू, और इसमें मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। मेरा आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आई जस्ट डिडंट हैव टाइम कि मैं इसको वीडियो को बताऊं, इसमें मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी कि क्या है। लेकिन अगर आपने अपने इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को, लड़कों को एजुकेट किया हो कि दिस माइट हैपन विद योर वाइफ, कि वो डिप्रेस हो जाएं, क्योंकि एक तो बेबी आ जाता है, एक नई चीज़ है, दूसरा आपकी नींद पूरी नहीं होती। if you're not sleeping 7 to 8 hours every day, you are going to feel depressed. जिस रात मेरी नींद पूरी नहीं होती, अगला दिन मेरा बहुत डिप्रेशन में एक तरह से जाता है। तो एक तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे आ गई है, फिर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसका हस्बैंड सो रहा है और वो उठ के रात को बेबी को फीड करा रही है। दीज थिंग्स कैन बी वेरी डिप्रेसिंग, और इट सीम्स लाइक जो बेबी की पूरी जिम्मेदारी है वो लड़की की है, और मर्द कुछ भी नहीं इसमें इनपुट करा। तो these things can be very depressing, and on top of that, your body is not the same. You have a big belly, you have your stretch marks, you don't feel the same, your breasts are not the same. So these things can make a woman depressed. Collection of all these things can make women depressed, and men must know। यहाँ पे वेस्ट में क्या है कि पैटर्निटी लीव भी होती है,
मदर की लीव यहाँ हमारे जी इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ मैटरनिटी लीव है ना, वेस्ट में पैटर्निटी लीव भी है. फादर आल्सो टेक्स लीव बिकॉज बेबी इज नॉट ओनली मदर्स जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर बोथ पार्ट ऑफ इट. मेरी एक वीडियो है पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में प्रेग्नेंट खवातीन के साथ सलूक, वो आपको पसंद आएगी. जो हमारी सोसाइटी प्रेग्नेंट औरतों को जिस तरह से ट्रीट करती है, इट्स वेरी आई ओपनिंग काइंड ऑफ वीडियो कि वेस्ट का और मैंने कंपैरिजन किया है. तो इसमें यही है कि फैमिली और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए. कोशिश करें कि आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर आपके साथ है उस वक्त में, ताकि अगर आप इतने डिप्रेस हैं कि यू डोंट इवन वांट टू होल्ड योर बेबी, somebody is there to touch that baby because baby needs touch, the growth. तो ताकि आप उस फेज से निकले. Usually within 2 to 3 months या 6 months में women are out of that phase. हालांकि अब इंडिया में तो NICU का ही प्रोटोकॉल हो गया है कि दे बर्पिंग हो या बेबी हैंडलिंग हो, वो जब तक फादर को ट्रेन नहीं करते हैं until then they don't discharge the new parents. तो इट्स आई थिंक अ वेरी प्रोग्रेसिव मूव कि NICU जो एसोसिएशंस हैं यहाँ पे वो लोग अब ये कर रहे हैं इन द बिगर, ऑल्दो इट्स स्टिल रेस्ट्रिक्टेड टू बिगर हॉस्पिटल्स एंड बिगर सिटीज, लेकिन इससे एक डायलॉग स्टार्ट हुआ है कि फादर्स को भी अब समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं. जी जी बिल्कुल. डॉक्टर मदीहा अगर अगर आप माइंड कमेंट ना करें तो मैं 12 मिनट्स और हूँ, 11 मिनट्स फिर मैं कैन आई गो? आई हैव माय अनदर जी जी नो scheduled जी at जी 11, जी तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, देन आई हैव टू बिकॉज आई जी वोक जी श्योर श्योर. हाँ भाई, किसकी ने लिखा है कि प्लीज मेक अ वीडियो हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर DNA. All right. DNA you cannot improve. DNA is like जो genetics में अब genes पे micro cellular level पे है. What you can improve is your lifestyle, and then the changes you make in your lifestyle can impact on the cellular level. ठीक है ना? आपकी body तभी improve होगी जब cellular level पे वो चीजें जाएंगी. जिस तरह आपकी skin अच्छी होती है पानी पीने से, cellular level पे पानी जो है cells absorb करें, and that's what's happening. So hopefully if you have a healthy lifestyle, you will be able to pass on a healthy gene to your next generation. So this can you do for healthy lifestyle. You can improve your your own biology. और डॉक्टर मरीहा लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है. ग्रीनी लिख रहे हैं, प्लीज टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स व्हिच वुमेन नीड टू टेक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. सप्लीमेंट्स से ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रेश चीज़ें खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, मेक सैलड्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, फ्रूट्स खाएं. ये भरना है. मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड मिल्क. और अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा है तो कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम एंड विटामिन डी या मल्टीविटामिन सेंट्रम के भी अच्छे होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं. जी डॉक्टर मदीहा, मुझे पता है कि आप कविता भी बहुत अच्छी कहती हैं, पोइट्री लिखती हैं और आप गाते भी बहुत अच्छा है. इनमें से आपको एक हमें गा के कुछ सुनाना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस. श्योर. कौन सा गाना सुनेंगी आप? कोई भी जो आपको पसंद हो. अच्छा, मैं आजकल ये आई लव श्रेया घोषाल. आई एम लाइक हर ह्यूज फैन. Wow, my favorite too. Yeah, so I can sing any of her song. अच्छा, वो सुनाती हूँ. सांस में तेरी सांस में ले तू, इसका सैड वर्जन है. तुमको देख के यूं लगता है कोई बिछड़ा ख्वाब आया है. बरसों लंबी रात से गुजरी, सुबह का झोंका लौट आया है. बहुत देर जागी, बहुत दूर आई, थोड़ी भी नहीं. ख्वाब ने न छोड़ी मेरी कलाई.
रुकी थी, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। वाह वाह वाह, क्या बात है! आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। डॉक्टर होने के साथ आप यूट्यूबर हैं और बहुत ही जो आपके टॉपिक्स हैं बहुत ही बोल्ड टॉपिक्स हैं जिस पर लोग आम तौर पर बातें नहीं करते हैं और एज ए वुमन आप उन पर बातें करती हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और आप फिर गाती हैं, कविताएं लिखती हैं। Thank you वेरी so नाइस, much. Thank you. Thank you. ब्यूटीफुल स्माइल डॉक्टर। ग्रीनी ग्रीनी Thank लिख रहे हैं। Beautiful, doctor. You're multi-talented. So nice to meet someone with so many qualities in one person. I'm Beautiful. so glad to be in your, channel. I cannot thank you enough. And both of you are very gracious hosts and very knowledgeable, I must say. And I would, love to come again. Sure. Thank you, Thank you. thank you very, very much. Thank you, everybody in the comment section. Thank you for your questions and all the comments. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत और ही जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, चाहे आपकी लाइव स्ट्रीम हो चाहे हमारी हो। क्यों श्वेता? Absolutely, definitely. जी Dialogue बिल्कुल must जो happen. मंच कोई भी हो. Oh, जी. yes. You guys are welcome to come on my streams. And actually, I would love women's input from the streams. And which we should think beyond boundaries, beyond all these petty things that we are Definitely. taught from the childhood. So we must unlearn a lot of things. We must unlearn to move forward, to make this world a better place. Absolutely. Lovely All right, thought. please Thank like, you. subscribe on my channel, and I will come again. I promise. श्योर। Thank you.